अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त उस्मान ऑल द वे फ्रॉम लंदन यूके। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान, मैं ठीक हूँ यार। यू वर अ बिट अंडर द वेदर। कैसी तबीयत उस्मान? यकीन करो पिछले 4 दिन से सोया नहीं हूँ मैं। रात को सोने की कोशिश करता हूँ, हड़बड़ा के उड़ जाता हूँ, सोचता हूँ कि मेरा दोस्त उस्मान कैसा होगा। कैसे हो उस्मान? यार मुझे पता है हसन, मुझे मालूम है तुम्हारी क्या हालत होगी। मतलब मुझे नहीं पता तुम्हारा कितना प्यार तुम करते हो यार। उस्मान तू यकीन कर, रात को मैं एसी चल रहा था, पसीने में शराबोर होके एकदम उठ गया। ऐसे मतलब है कि कोई मेरी 1.5 मिनट आंख लगी है और मैं उठ गया एकदम। मैंने कहा यार पता नहीं उस्मान किस हाल में उस्मान होगा। पता नहीं उस्मान इस तू टाइम किस कैसा है हालत यार? में तू हो गया ठीक ना। है? हाँ उस्मान तू कैसा है? यार असल में बिल्कुल ठीक हूँ। असल में कोई अल्लाह खैर रखे, कोई मसला नहीं था। बस वो यही है कि हम, तुम्हें पता है ना, जरा नाजुक से बर्गर टाइप के लोग हैं, तो वो जब दो फूल जरा थोड़े एक्स्ट्रा निकल ओ मैं जाते हैं सदके, तो तो ओ मैं छींकें लग सदके। जाती हैं, खांसियां लग जाती हैं। तो ये एलर्जी सीजन चल रहा है जिसकी वजह से आवाज नहीं ठीक थी। तो मैंने कहा कि तुम्हारे साथ मैं इनजस्टिस नहीं कर सकता कि खराब आवाज के साथ ओ मैं ये रिकॉर्डिंग पे आ जाऊं, फिर तुम कहोगे यार उस्मान ये क्या किया। मेरे साथ तो तू इनजस्टिस जस्टिस करे, जो भी करे जो भी ना करे, लेकिन जो माशाल्लाह तेरे फैंस हैं जो कि ये तबसरा करते हैं कि हम ये वीडियो देखी उस्मान के लिए माशाल्लाह थे, जबरदस्त। उनको और किसी चीज की परवाह नहीं है, उनको और किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है। वो कह रहे हैं भाई ये वीडियो हम उस्मान के लिए देख रहे हैं। तो अगर तेरी आवाज सही नहीं होगी उस्मान, तेरी आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंचेगी, तो फिर नुकसान किसका है? हाँ उन मेरा फैंस का। नुकसान है ना, और मेरा। तू ये नहीं वो चाहता। कहेंगे ये वीडियो हम उस्मान के लिए देखने के लिए आए और उस्मान की आवाज ही नहीं चल रही, तो मतलब हमें क्या फायदा ना। आवाज नहीं चली। ऐसे ही है। मतलब एक एक चीज जो कि वो जिस मकसद के लिए आए हैं वो क्या हम्म। है? उस्मान की आवाज उस्मान सुननी की है आवाज उनको, और ऐसे, उस्मान की आवाज नहीं सुन। बिल्कुल ऐसे। लेकिन आवाज के अलावा भी उस्मान माशाल्लाह लोग बड़ा तेरी ब्यूटी को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार उस्मान सो हैंडसम, इज ही सिंगल? तो मैं क्या जवाब दूं इन कमेंट्स हसन का? ये देखो ना, ये तुम्हारे साथ आने की वजह से थोड़ी सी लाइमलाइट हमें भी मिल रही है, थोड़ी सी बकअप हमें भी मिल रही है। तो जो सारे पॉजिटिव कमेंट्स है, यार मुझे तो कोई नहीं कह रहा है, तुम्हें कह मुझे तो चुके हैं ना कोई नहीं हसन, कह रहा है तुम्हारा कि बिन देयर हसन यू डन आर दैट सो हो गया ना। हैंडसम। तुम अब काफी अरसे से हो, तुम अब दाल बन गए हो ना। तो क्या कहते क्या बन हैं, गया हूं? दाल, घर की मुर्गी में दाल आ जाती है ना। तो अच्छा तुम काफी अरसे से आ रहे हो, तो इसलिए तुमको पता है हसन सर तो हैं ही हमारे स्वीटी, हमारे क्या कहते हाँ, हैं वो, तुम्हारा क्या नाम है, स्वीट भी कहते हैं तुम्हें, और क्या कहते हैं, प्यारे हसन। प्यारे हसन तो हसन हैं प्यारे। ही। तो मेरा भी उनको तुम्हारी वजह से वो हो रहा है, तो मच अप्रिशिएट, मच ग्रेशियस, मच रिगार्ड। बहुत ज्यादा कमेंट्स सुन के बड़ा जबरदस्त पॉजिटिव फीडबैक मिलती है, तो अच्छा लगता है। तो थैंक यू टू एवरीवन हु वॉचेस दीज हम्म। वीडियोस, और बहुत शुक्रिया सबके लिए। शुक्रिया यार। बस ये मेरा दोस्त उस्मान जो है ना, इसका दूसरा नाम है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट। ह्यूमिलिटी, क्योंकि उस्मान उस्मान जो है वो बहुत ही हम्बल और एक मॉडेस्ट शख्सियत का मालिक है। आप भले उसकी तारीफों के जितने मर्जी पुल बांध लें, उसने टस से मस नहीं होना, इन 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 द सेंस के जिस तरह का वो है उसने वैसे ही रहना है। और ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ओवर द इयर्स। माशाल्लाह मेरी और उस्मान की दोस्ती को अब 20 साल होने को होने हैं। वाले हैं। और 20 सालों में अगर मैंने उस्मान के बारे में अगर एक चीज सीखी है, जानी है, पहचानी है, वो यही है कि उस्मान एक बहुत मॉडेस्ट आदमी है। वाह 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 हसन, क्या आंसू आ गए तुम्हारी ये बात सुन के। डेफिनेटली यार, मैं वो इसी तरह का हूँ, तो मुझे सही पहचाने 20 साल के अंदर। तो तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। अच्छा यार, उस्मान ईद मुबारक तुम्हें खैर यार। मुबारक हालांकि आपको ईद भी। को हुए अभी करीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, तो मेरी और तुम्हारी क्योंकि पब्लिकली हसन हमारी बिजी हो कोई ना वीडियो यार, नहीं आई तुम ईद कभी के इधर बाद। जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, इतना तुम्हारा किधर बिजी जा रहा हूँ? स्केड्यूल से मैं तुम्हारा बैठा हुआ टाइम ही अपने घर निकलता में। रहा। मुझे तो ये था कि अभी पिछली ईद पे मिला है चांद रात पे, अब अगली ईद पे मिलेगा। तो वो सही, मतलब तुम ईद का चांद हो ना, हाथ ही नहीं आते, पीछे भागता रहता है इंसान तुम्हारे। तुम कहते हो हसन और पैसा कभी हाथ नहीं आते। यार बड़ी एग्जांपल लेके आया यार ऐसे उस्मान, ही। काश अल्लाह करे ऐसा हो। काश मैं पैसे से इक्वेट हो जाऊं। अच्छा, तो ये उस्मान ने ईद के मौके पे कोई पैगाम तुम देना चाहोगे 2 हफ्ते लेट? यार नहीं, 2 हफ्ते लेट कोई खास पैगाम नहीं है, बस ये कि अच्छा हुआ रमजान था और उसके बाद फिर ईद आई, तो ईद को बड़ा हम लोगों ने एंजॉय किया। यहाँ पे तो वो वाला सीन है ना, हम माशाल्लाह लंदनिस्तान में रहते हैं, तो यहाँ पे तो वो वाला सीन है, हाँ। मेले बहुत होते हैं। मेले इज पिविटल पार्ट ऑफ ईद। तो आप जिधर भी जाएं, वो जिस कोने में जाएं। ए, ए, हाँ एक शायर ने क्या खूब कहा है, मेला दिलों का, मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। हाँ मेला दिलों का आता है। हाँ, वो शायर ने लंदन की ईद के बारे में कहा है, यहाँ वेस्ट की ईद के बारे में कहा है। यहाँ पे वेस्ट में लोग इतने ज्यादा मेले मनाते हैं, और हर गली में, हर मोहल्ले में इनएडवर्टेंटली किसी न किसी बंदे का किसी न किसी मेले पे जाना हो ही जाता है। तो बस वो एक दो मेले देखे, रश पे फंसे, और उसके बाद फिर वापस आ गए, फिर बैक टू रूटीन। तो अच्छी थी ईद। आप सुनाए, आपकी कैसी थी?
अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन थी, सोते हुए गुजरी और उसके बाद खाबे करते हुए गुजरी। मैं उस्मान उसके बाद बड़ी सख्त एक डाइट पे चला गया हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग की 20-22 घंटे पे गया हूँ आजकल। तो आई होप कि कुछ उस पर कुछ असर पड़ रहा हो, नहीं पड़ रहा तो फिर क्या हो सकता नहीं नहीं, तुम्हारे पर असर पड़ा है। मैंने तुम्हारी लेटेस्ट वीडियोस देखी हैं और बहुत मतलब पुरनूर और माशाल्लाह हैंडसम और एक प्रॉपर एक स्टाइल उठ के आ रहा है, सो बहुत फर्क पड़ रहा है। साथ साथ उस्मान, थोड़ी ये सी तुम्हारा वर्जिश भी शुक्रिया शुरू कर कि दो तो तुम- और अच्छा हो जाएगा। उस्मान, ये तुम्हारा शुक्रिया है कि तुम मेरे पे नजर रखे हुए हो, तुमने मेरी लेटेस्ट वीडियो देखी, मैं इसके लिए तुम्हारा मशकूर हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। हसन क्या कर रहे हैं यार आज हम, बताएं जरा हमें। उस्मान आज बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है एक टॉपिक जो तुम्हारे दिल के बड़ा करीब है। इससे पहले कि हम मेन टॉपिक्स की तरफ जाएं, ये जो अभी दुबई में बारिशें हुई, और क्योंकि तुम लंदन में रहते हो और लंदन में भी हर वक्त कभी बारिश नहीं हुई, कभी कभी हो जाती है, कभी कभी बूंदाबांदी हल्की सी हो जाती है, तो बारिश से एक तुम्हारा गहरा ताल्लुक है। तो दुबई में जब बारिशें हुई तो तुम बड़ा परेशान हुए दुबई की सिचुएशन को लेके, तुमको इलैबोरेट करना चाहोगे कि क्या तुम्हें क्या परेशानी हुई? रहते तुम लंदन में हो, बारिशें दुबई में हुई। यार दुबई की बारिशों से मुझे बेसिकली याद आया कि जब बेसिकली एक फ्री क्लाइमेट इवेंट था ना, तो हाँ, बहुत बड़ा, आई होप बोरिंग सा ना हो जाए बात, लेकिन थोड़ी सी अगर कर लें तो एक फ्री क्लाइमेट इवेंट था। तो उससे मेरे दिमाग में आया कि देखो अब दुबई जैसा वेल रिसोर्स्ड सिटी जिसका इतना मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको सारी हमारी एलीट लुक अप टू करती है कि देखो कितना जबरदस्त है। इट वाज अ ट्रैजिक इवेंट, मतलब काफी लोग फंसे रहे, काफी लोग परेशान रहे, कुछ मैंने सुना था कि काफी लोगों को नुकसान भी हुआ। तो वो उस सेंस से मेरे दिमाग में बात आई कि इतना मॉडर्न सिटी जब एक इस तरह का इवेंट आता है क्लाइमेट का, तो थोड़ा सा उसके सामने में थोड़ा हेल्पलेस नजर आता है कि यार अब हम क्या करें, अभी तो बारिश होती जा रही है। तो उससे फिर मुझे दिमाग में आया कि जब भी पाकिस्तान में बारिश होती है तो हसन जो है वो कैमरा लेके बरगरों का आफ्ताब इकबाल बन के तो रोड पे निकल जाता है कि वो देखो वहां पे भी करप्शन हुई, वो देखो वहां पे वो कौन सा बच्चा है एयरवे वाला, वो जो आता है पीछे तो देखो वाला, वो जो कहता है ये भी है, जिसका कोई मीम बना हुआ है। तो इधर भी करप्शन है, इधर भी करप्शन, इधर भी करप्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि आप बेशक जितना भी प्रिपेयर कर लें, जितना भी आपका मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आजकल के जो क्लाइमेट इवेंट्स आ रहे हैं उनके लिए आपकी जो सोसाइटी है, काफी लोग इवन मॉडर्न शहर भी हैं, वो इल इक्विप्ड नजर आते हैं उनसे डील करने के लिए। तो हमें हर वक्त एक नेगेटिव तरीके से उस चीज को अगर बंदा अप्रोच करे कि यार देखो सिर्फ करप्शन ही हो रही है और कुछ हो ही नहीं रहा, थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें भी हाईलाइट करनी चाहिए और इन इश्यूज को थोड़ा सा समझने की एक डिफरेंट तरीके से कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह क्या कहते हैं, अब आप देखो ना, दुबई की पॉपुलेशन 30-35 लाख होगी, कराची की पता नहीं 1.5-2 करोड़ 2.5 करोड़ होगी। रिसोर्सेज का मुकाबला कर लें, मैं कल परसों पढ़ा था कि उन लोगों ने शायद $20-22 का पैकेज अनाउंस भी कर दिया, $20-22 अरब का। तो ये डिसीजन मेकिंग रिसोर्सेज हैं टू मेक द सिटी मोर काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड फॉर सच इवेंट्स। आप अपने मुल्क में देख लें कराची का क्या बजट होता होगा या सिंध का क्या बजट होता होगा। तो ऐसी सिचुएशन में और फिर ऑब्वियसली जो इनके इश्यूज होते हैं, अब हमारे तो जो सिटीज के करते धरते उनको ये भी नहीं पता कि यार हमने 3 महीने तक पावर में रहना है या 6 महीने रहना है या साल रहना है। तो ये दुबई तो अगले 10-20 साल की प्लानिंग करके इतने पैसे लेके आ गए कि चलो भी अब इस शहर को पावरफुल बनाते हैं। तो यार मैं जो तुम्हारा मकसद समझ रहा हूँ बात करने का, वो ये समझ रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि हम पाकिस्तान में ज्यादा तनकीद करते हैं जब भी कभी बारिश हो जाती है, और हम ओवरली क्रिटिकल हो जाते हैं हुकूमत को लेके या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जबकि ये एक जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। ये कहना चाह रहे हो, मैं ऐसे यही बात डिफेंड करना लंबी बात की छोटी बात ये कि मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। तो मुझे हो रहा है कि जरा थोड़ा, लेकिन मैं अगर तुम मुझे मौका दो, मैं रिबटल पेश करना चाहता हूँ तुम्हारी खिदमत में। तुम क्योंकि लंदन में रहते हो और मैं अभी जब रह के आया तो वो जो मैं 10 दिन रहा हूँ वो 10 के 10 दिन बारिश हो रही थी वहां पे, और कभी थोड़ी सी तेज हो जाती थी, कभी हल्की हो जाती थी, बट कंसिस्टेंटली बारिश हो रही थी। बात ये नहीं है कि बारिश हो रही है तो अब हम क्या करें, बात ये है कि बारिश हो रही है तो बारिश के पानी का जो निकासी का सिस्टम है वो किस हद तक आपने इम्प्रूव किया या नहीं किया। तो जो फ्रीक इंसिडेंट की तुम दुबई में बात कर रहे हो, दुबई में तो 250 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि पूरे साल की उनकी बारिश से ज्यादा है। ऑन एवरेज आई थिंक जो मैं देख रहा था दुबई में 51 मिलीमीटर की नहीं, वो कह रहे थे लंदन में एक महीने में 50 मिलीमीटर की बारिश होती है। तो 5 month वर्थ ऑफ रेन केम टू दुबई इन 1 नाइट। ठीक है, तो
उस केस में अगर आप ये कहते हो कि यार ठीक है सड़कों से पानी नहीं निकाल सके, वो भी आई थिंक दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब, बिकॉज विद इन 24 आवर्स एंड आई हैव बीन सीइंग वीडियोस कि उन्होंने जो शेख जायद रोड थी तुम्हारी वो खुल गई, जितने जगहों पे जहाँ पे पानी खड़ा हुआ था उन्होंने सब निकाल दिया। लोग अपनी जो महंगी महंगी गाड़ियां छोड़ के चले गए थे, वो गाड़ियां उन्होंने सारी रिकवर की, उन्होंने वो गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट किया, सारा कुछ किया। सो विद इन 24 आवर्स इतने बड़े फ्रीक इंसिडेंट के बाद उन्होंने उस जगह को फंक्शनल भी कर दिया। तो फ्रीक इंसिडेंट होता है, कराची में भी हुए हैं ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, ऐसी बारिशें हुई हैं अनप्रेसिडेंटेड किस्म की कि किसी के कंट्रोल में बस में नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ इज द क्वेश्चन। आपको अगर दुबई को 1 दिन लगा, चलो आपको 4 दिन लग जाए, आपको 5 दिन लग जाए, आपको हफ्ता लग जाए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने में, आपको तो महीने लग जाते हैं। मैं अभी जो व्लॉग की जो तुम बात कर रहे हो, मेरे शायद तुमने मुझे ताना मारा या वैसे तुम तंज मार रहे थे किसी पे, आई किड यू नॉट, 2 साल पहले जो कराची में बारिश हुई थी उसके बाद जो उन्होंने सड़कों को रिपेयर करने की जो जुस्तजू शुरू की थी, अब जाके पिछले महीने 2 साल बाद, पौने 2 साल, कितने हुआ, पौने 2 साल बाद वो जाके अब जाके वो सड़क कंप्लीट हुई है। एक सड़क आपका वो जो डिफेंस में जो उन्होंने काम अंडरटेक किया था उसको फिक्स करने का, सड़कों का खुदा हुआ, अभी भी तुम डिफेंस जाओ 2 साल हो गए उस बात को, आधे से ज्यादा डिफेंस अभी भी खुदा हुआ है। सो बात ये नहीं है कि आप फ्रीक इंसिडेंट्स नेचर को किसी को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, आप उनको ठीक है जो भी होता है, बट आप उसके बाद उसका क्या कर रहे हो, आप उसका सद्देबाब क्या कर रहे हो, आप उसको फिक्स करने के लिए क्या कर रहे हो। तो द लैक इज नॉट इन डीलिंग विद फ्रीक इंसिडेंट्स, इट्स अबाउट डीलिंग विद द इफेक्ट्स ऑफ इट और प्रीएम्प्टिंग इट नेक्स्ट टाइम। समझ रहे हो, $20 बिलियन अगर दुबई ने कर दिए मुख्तस, तो हम $20 बिलियन तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट जहाँ पे अभी तुम मेरे साथ जब अगली बार कराची होगे मैं तुम्हें लेके चलूंगा। कल मैं और आमना जा रहे थे सड़क पे, बीच सड़क के नई बनी हुई सड़क है, अभी रिसेंटली बनी हुई है, एक मैन होल है और मैन होल का ढक्कन नहीं है, तो ढक्कन के आगे उन्होंने एक पत्थर रखा हुआ है, एंड दिस इज अ मेन रोड। अब वो मैन होल के आगे जो आपने पत्थर रखा हुआ है एक 1.5 इंच का, अगर खुदा ना खासा बारिश हो जाती है वो पत्थर तो बह जाएगा, वो नजर नहीं आएगा किसी को, वो मैन होल खुलेगा खुला रह जाएगा। एंड अभी इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पे बाइकर्स, अनफॉर्चुनेटली एक फैमिली की भी पिछले साल डेथ हुई है कि वो मैन होल के अंदर वो गिर गए और वो अनफॉर्चुनेटली दे मेट देयर एंड। सो अगेन बात ये नहीं है कि आप, मतलब बात ये है कि आप कर क्या रहे हो, समझ रहे हो कि कर क्या रहे हो, इतने सालों से क्या कर रहे हो। अनप्रेसिडेंटेड इवेंट तो छोड़ दो, जो आम बारिश होती है उसको डील करने के लिए क्या कर रहे हो। हाँ, एज इन नॉट टू बिलीवर द पॉइंट, लंबी हो जाएगी बात, लेकिन कहने का मकसद बस यही है कि कर थोड़ा बहुत जो भी अपने लिमिटेड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में रह के रहे हैं वो भी कभी कभी अप्रिशिएट करना चाहिए। मतलब तुम्हें पता नहीं उस्मान, मैं तो तुमसे इस बात से इसलिए रहता हूँ कि तुम मेरे साथ आके कराची में रहो और कराची की बारिश एक स्पेल एक्सपीरियंस करो, और उसके बाद बारिश खत्म होने के 2 हफ्ते बाद तक तुम कराची में रहो, 1 महीने बाद तक, और उसके बाद फिर तुम ये बात कहते हो ना, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। अच्छा मुझे ये बताओ क्योंकि जो लोग, मुझे ये बताओ कि वैसे ही अगर उसकी बात करें, तुम्हें पता है कि कराची का बजट क्या है फॉर दीज थिंग्स एंड दुबई का क्या है फॉर दीज थिंग्स? यार मुझे नहीं पता ना, का बजट अगर मैंने एज अ सिटीजन, उसका बजट $6 अरब है। कराची का बजट तुम्हें पता है? पूरी सिंध पुलिस का ले लो। मैं वही वाली बात है ना कि खाली ये एक्सपेक्ट करना कि हमें स्विट्जरलैंड वाली सर्विसेज मिले, एक बात है, दूसरा उनकी लिमिटेशंस को, सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना कि वो किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं। सिर्फ ये कह देना वो देखो वो भी करप्शन है, वो देखो वो भी करप्शन है, वो देखो वो भी फजूल है। मैंने तो इंस्टाग्राम पे देखा है स्विट्जरलैंड में इतने प्यारे पुल बने हुए हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा मिडिल ग्राउंड लेना चाहिए ना। मैंने ब्रुकलिन में देखा हुआ है कि पूरे सबवेज के अंदर पानी भर जाता है ऊपर तक, 1-2 दिन तक, 3 दिन तक बंदा वहां पे नहीं जा सकता। अमेरिका का, न्यूयॉर्क का जो बजट है वो तो फिर मतलब एक मुल्कों से भी ज्यादा। यार तुम एक की पॉइंट मिस कर रहे हो ना, 1-2 दिन तक, 1-2 दिन इज फाइन, ठीक है, यहाँ पे भी बारिश हुई, यहाँ पे भी अंडरपास भरे हैं तुम्हारे पास वो ठीक करने के लिए। उनके पास पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है, मैन पावर है, सब कुछ है। तुम्हारे पास $150 जो आ रहा तो मोटरसाइकिल पे लग जाएगा। तो फिर यार बाइडेन तुम उसको फ्रीक इंसिडेंट भी कहते हो ना, तो जो सारे मुल्क के लीडर्स हैं, रिसोर्स कंस्ट्रेंड इकोनॉमी है, आपको इस चीज को रियलाइज करना चाहिए। आपके मुल्क के सारे लीडर्स जहाज पहन के, सूट पहन के, टाई पहन के, कंघी करके रोज नए मुल्क जा रहे होते हैं $1-2 अरब मांगने के लिए। 7-7, 8-8 अरब तो उनके खाली एक पुलिस के या सिविल वर्क से बजट होते हैं। तो भाई कोई करंट इनकम्बेंट
हुकूमत को तो नहीं ब्लेम करता ना, वो हम तो ये कहते हैं कि 75 साल से जो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, 75 जितने भी साल हो गए, अब तो मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, 47 से 2024 में बैठे में हम। तो 47 से 2024 कितने हो गए? अगले मेरे ख्याल में 2027 में 80 साल हो जाएंगे, तो 80 में से 4 निकाल दो तो कितने, 76 साल हो गए। तो 76 सालों में निकालें, हाँ खैर अभी सब 4 निकालेंगे, ठीक है 76। अच्छा तो 3 निकाल ले, चल 75 कर ले, चल ठीक है। वापस 75 पे आ जाए। 75 सालों में फ्रीक इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा, एक जो नॉर्मल आपकी बारिश होती है उसको, तो एक जो आम मॉनसून सीजन आता है उसको तो बैटल करने की रिसोर्सेज आ ही जानी चाहिए थी ना, या वो भी नहीं आनी चाहिए थी। हाँ चलो फॉरगेट अनप्रेसिडेंटेड। नहीं मैं वही बात कर रहा हूँ, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन आई थिंक एग्री टू डिसएग्री कर लेते हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि फ्रीक इंसिडेंट्स की बात हो रही है, जब इतनी ज्यादा बारिश आ जाए, जिसको बिलावल ने भी कहा था ज्यादा बारिश आती है कि आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाए, जिनमें ब्रुकलिन में भी, न्यूयॉर्क में भी, अभी तो पिछले 2 साल में कराची में बारिश हुई भी नहीं है। बारिश की बात कर रहा हूँ, तो वो अगर पाकिस्तान में जब आए अभी मैं तो उसको भी थोड़ा सा लोगों को समझना चाहिए। इसलिए जो हमारे सिटी के प्रोविंस के आगे पीछे देखो ना, मुर्तजा वहाब है, वो तुम जैसे बच्चों को खुश करने के लिए मोटरसाइकिल पे सारी रात को रंगी फिरता रहता है, अपने हाथ से बल्ब चेंज करता है रोज कि, या फिर ट्विटर पे लगाता है कि देखो मैंने कुरंगी के सारे बल्ब बदल दिए, तुम लोग फिर कहते हो यार नहीं नहीं देखो कहाँ। सो शाउट आउट टू मुर्तजा वहाब साहब, मुराद अली शाह, मरीम नवाज, गंडापुर साहब, सरफराज बुख्ती, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं सर। आप कम रिसोर्सेज हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हसन जैसे बॉयज को आप इग्नोर करें, उनको बनाने दें कंटेंट। यार you sound like a typical overseas Pakistani right now. I'm surprised. कैसे टिपिकल ओवरसीज कैसे? पाकिस्तानी। तुम उधर बैठ के तुम इधर आओ ना मेरे साथ, जिस दिन यहाँ पे कराची में बारिश होती है। मैं अभी 2 महीने हुए मुझे यहाँ पे आए हो, तो तुमने मुझे ओवरसीज बना दिए। 2 महीने कहाँ हुआ तुझे? 20 मुझे 2011 में तू गया। मैं लास्ट टाइम 1857 लड़के आए, उसके बाद इधर बैठा हूँ। अच्छा चलो, अगली बार कोई इस तरह की कॉन्वर्सेशन होती है ना, तो तुम इधर आना कराची, मेरे पास रहना, और फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। आज हम दुबई की सड़कों, अच्छा दुबई की सड़कों, कराची की सड़कों, बारिश के ऊपर हम बात करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे, लेकिन ये मेरी और उस्मान की एक साइड है जो ऑफ कैमरा ज्यादा चलती है। आज आपने ऑन कैमरा भी देख ली, उम्मीद है आपने एंजॉय की होगी। और इस तरह का हमारा बैंटर और आपस में आर्गुमेंट और ये सारी एक्सचेंज ऑफ थॉट एंड एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन चलता रहता है। अगर आपको पसंद आया है और आपको मजा आ रहा है ये कॉन्वर्सेशन सुन के, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम अगली बार कोई और टॉपिक पकड़ लेंगे आपके इंटरेस्ट का, और इसके ऊपर भी आपको अपनी एक आर्ग्यूमेंट की झलक या डिस्कशन आप तक पहुंचा देंगे। उस्मान, ये म्यूजिक से तुम्हारा बड़ा गहरा ताल्लुक है, और कोक स्टूडियो शुरू हुआ है सीजन 15। आई कैन अंडरस्टैंड। हमने उस दिन, मैंने और आमना ने समथिंग हॉट पे भी इसके ऊपर बात की है कि एक सेंटिमेंट है कोक के खिलाफ, एंड वी रिस्पेक्ट दैट ऑब्वियसली। और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, आमना ने मुझे बताया कि 15 कोई गाने आने हैं कोक स्टूडियो के, जिसमें मतलब मल्टीपल आर्टिस्ट हैं हर गाने में। तो 50 आर्टिस्ट जिनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, जो कि अपना टैलेंट शोकेस करेंगे। और बड़े अरसे से कुछ इनमें से आर्टिस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, कई साल उनको हो गए और उनको शाइन करने का मौका नहीं मिला, जो अब उनको मिल रहा है। तो पहले तो तुम ये बताओ कि, क्योंकि ऑब्वियसली जर्नलिज्म से भी तुम्हारा ताल्लुक रहा है, वैसे भी तुम पॉप कल्चर को भी समझते हो और तुम तुम्हारी एक गहरी नज़र है, ये जो एक कॉल है टू बॉयकॉट कोक स्टूडियो, उसके ऊपर तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस है? और इन दिस पर्टिकुलर केस यू थिंक इज इट पॉसिबल टू सेपरेट आर्टिस्ट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म दैट दे आर ऑन? व्हाट डू यू हैव टू से? यार असल पॉलिटिकल काइंड ऑफ बातों पे मैं पिछली डिस्कशन के बाद, पॉलिटिकल बातों के बाद मैं आई थिंक थोड़ा सा वेल लेफ्ट कर दूंगा। मैं तुम्हें पता बिल्कुल पॉलिटिकल बात करूंगा, नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ बॉयकॉट और वो सारा कुछ। सेकंड पॉइंट मुझे तुम्हारा ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वो क्या कहते हैं, आर्टिस्ट और म्यूजिक और कंटेंट एंड पीपल दैट आर इन्वॉल्वड विद इट, एंड द फैक्ट दैट दे द थिंग दैट दे स्टैंड फॉर, द कल्चर दैट दे रिप्रेजेंट, वो एक ऐसी चीज है कि जिसको अगर हाईलाइट ना करें या इसको डिस्कस ना करें या उसको, तो वो थोड़ी सी उन आर्टिस्ट के साथ भी ज्यादती होगी, क्योंकि आई थिंक ऑब्वियसली उन लोगों को बड़ी मुश्किलों के बाद ये ब्रेक मिला होगा या फिर ये अपॉर्चुनिटी मिली होगी। सो आई थिंक वो उसको एटलीस्ट द प्रोडक्ट इटसेल्फ को डिस्कस करना चाहिए। अगर आपने ब्रांडिंग में नहीं जाना, अगर आपने बॉयकॉट करना है, वो ऑब्वियसली अगर आपने कुछ नाम नहीं लेने या सारा कुछ करना है वो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है कि जिस तरह के पहले तो गाने निकले हैं, जिस तरह का कंटेंट है, व्हाट दे कुड मीन फॉर दोस पीपल, द कम्युनिटी, इट वुड बी अ डिससर्विस इफ वी डोंट डिस्कस इट, हाईलाइट इट और शेयर हाउ गुड और अमेजिंग इट इज।
अभी मैंने और आमना ने जब इस टॉपिक पे बात की थी तो मैंने ये कहा था कि आप भले जो भी ब्रांड है उसका नाम ना लें और आप रिफर ना करें कि किस ब्रांड के स्पॉन्सर्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात हो रही है। आप खाली गाने की बात कर लें, आप खाली आर्टिस्ट के ऊपर बात कर लें। तो कुछ लोगों का फीडबैक आया कि हम उस ब्रांड के प्लेटफॉर्म को व्यूज देख के पैसे क्यों दें। तो मेरा जहां तक बहुत ही लिमिटेड नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग है, आई डोंट थिंक द प्लेटफॉर्म कोक स्टूडियो का जो यूट्यूब चैनल है वो उनको मॉनेटरी फायदा होता है, एज इन उस पे वीडियो कोक स्टूडियो के जो गाने हैं उस पे एड्स नहीं चलते हुए मैंने कभी देखे। पता नहीं तुमने कभी देखे हो या नहीं देखे हो। सो आई डोंट थिंक उन्होंने एड्स खोले हुए और एज सच कोई मॉनेटरी फायदा वो इन गानों से ले रहे हैं। I could be mistaken, but have you ever seen any ads run on these videos in these songs? Yeah, I don't really remember. मेरा नहीं ख्याल मैंने देखे हैं ads वगैरह. But again, that's a personal call, right? Like if people want to boycott it और वो they feel strongly about it, तो I think by all means उनके पास भी हक होना चाहिए इस चीज का अपने आप को एक्सप्रेस करने का। अगर उनका नहीं बॉयकॉट जरूर करें, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन फिर आई थिंक ये कर सकते हैं। एग्जांपल मैंने तुम्हारे माशाल्लाह इंडस्ट्री में काफी कॉन्टैक्ट्स हैं, तो अगली दफा तुम जरा लेके आना ना, बताना कि क्या एड्स है, मोनेटाइजेशन का क्या सिचुएशन है, सो दैट पीपल कैन। मेरा नहीं ख्याल कि द वीडियोस आर मोनेटाइज एज सच। आई मीन दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ व्यूज, but you're not giving them money. Of course you're giving them the views, but then when you're giving them the views, you're actually essentially also giving the artist those views, and the artists are worthy of that kind of appreciation and applause if the song is nice, right? Yeah. If it's a good song, तो फिर आप जब उनको व्यूज दे रहे हो, आप उनके पोस्ट कर रहे हो, उनके बारे में कमेंट कर रहे हो या उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, तो आगे चल के सबसे ज्यादा फायदा तो आर्टिस्ट को होगा। जैसे कोक स्टूडियो ने आज तक हमें 15 सालों में बड़े जबरदस्त आर्टिस्ट दिए। नाउ मूविंग ऑन टू द सॉन्ग, पहला जो गाना आया आई आई, उस्मान, क्या तुम्हारा नजरिया है, पॉइंट ऑफ व्यू है आई आई के ऊपर, कैसा लगा तुम्हें? यार बड़ा जबरदस्त लगा मुझे तो। पहली दफा इतने क्या कहते हैं, क्या वर्ड हो गया, मास्टरफुल एंड वे में किसी ने एटलीस्ट सिंध के वो कल्चर के एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया ऑन दिस स्केल, एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, दैट तो मुझे वो बड़ा अमेजिंग लगा। गाना इटसेल्फ बहुत जबरदस्त है, लाइक द कॉम्पोजिशन, थोड़ी सी वो अब्दुल्ला बॉय जो मिक्स करता है प्रोड्यूसिंग, वो उसकी फील है थोड़ी, तो उस लिहाज से थोड़ा उसका फॉर्मूलिक है सीन, लेकिन इट जस्ट वर्क्स रियली वेल ओवरऑल। जिस तरह तीनों के पार्ट्स को मिक्स किया और द सॉन्ग की जो फील जो है वो बड़ी जबरदस्त मैच कर रही है सिंध के कल्चर के साथ, थर के साथ, उनके लोगों के साथ, क्योंकि उसके साथ थोड़ी सी वो रेजिलियंस, थोड़ी सी ट्रायम्फ, थोड़ी सी वो एक इमोशनल काइंड ऑफ फील आ रही है जिसके अंदर इट मेक्स यू रूट फॉर दोज गाइज। एंड देन ऑब्वियसली लिरिक्स का भी थोड़ा बहुत फील जो है, वाइब जो है वो वही वाली है, वही वाले ओवरऑल मैसेजिंग है। तो आई थिंक तीनों एलिमेंट्स बड़े जबरदस्त जेल इन करते हैं। एंड द वे द प्रोडक्शन क्वालिटी, अगेन तुम्हारा फोर्टी है, तुम्हें शायद ज्यादा पता हो, लेकिन मुझे तो I've not seen something of this high quality and caliber come out of no, it's excellently shot. Come out of the country for a long time, and the fact that it's representing a region which is not really covered that much, so that's all the better in the sense के मतलब southern पंजाब, थर वाला इलाका, सिंध, ये सारा एरिया जो है इसको इस लाइट में इतनी हाई प्रोडक्शन और इतनी जबरदस्त म्यूजिक के साथ प्रेजेंट करना, तो आई थिंक ये तो बहुत बड़ी उन लोगों ने, आई थिंक इट वाज प्रीटी कूल वो सारा सेटअप जो है, और ये सारे जो इसके अंदर, और म्यूजिक गाना भी बड़ा जबरदस्त है। खाली जस्ट ऑन इट्स ओन अगर विजुअल निकाल भी दें तो गाने को भी आप बड़ा एंजॉय करते हैं। और ये जो 2AM आया, दूसरा गाना है, कुछ लोगों को पसंद आया है, बट कुछ लोगों को उतना नहीं पसंद आया जितना आई का एक यूनानिमस, मतलब मैंने देखा कि फीडबैक आ रहा है, हर किसी को पसंद आ रहा है। अच्छा 2AM को नहीं लोगों ने पसंद किया, क्या कह रहे 2AM के बारे में? थोड़ा सा मैंने देखा है कि लोगों ने कहा कि हाँ अच्छा है, लेकिन वो आई ज्यादा अच्छा था। अब वो ये भी हो सकता है कि वो पहले आया तो वो अभी 2AM इतना ग्रो नहीं किया लोगों के ऊपर शायद, इसलिए, और आई ग्रो कर गया। बट जिन चंद लोगों से मेरी बात हुई है जो कि बड़ा अगेन म्यूजिक को फॉलो करते हैं, मैं तो अपने आप को नहीं समझता इतना मॉडेस्ट होना यार। मैंने ये देखा तो मित्र मॉडेस्ट होके ना बिल्कुल हमें शर्मिंदा कर देते हो, हम मिट्टी में मिल जाते हैं। मैंने सीखा किससे उस्मान, 20 साल से तेरे साथ रह के थोड़ी सी तो आनी थी ना मेरे अंदर। आई हाँ यार, तुझे कैसा लगा 2AM? यार मुझे काफी फिट लगा 2AM। आई थिंक अगर सिर्फ
अगर तुम ये कह रहे हो कि लोगों को इतना ज्यादा वो नहीं अच्छा मतलब उस तरह की फीडबैक नहीं आ रही, तो आई थिंक वो जो द फैक्ट दैट इट वाज अंडरडॉग इन द सेंस कि उससे वो वाली फीलिंग आ रही है। वो आईआईसी के एक अंडर रिप्रेजेंटेड रीजन है, जिसके जो कुछ सिंगर्स हैं, द रैपर एंड द सिंगर काफी अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी ये बिग ब्रेक है। रीजन जो इतना ज्यादा कवर नहीं होता, फिर गाना बड़ा जबरदस्त है, तो उसके लिए मे बी लोगों को थोड़ा ज्यादा रूट करने का दिल चाह रहा। 2AM भी मुझे काफी अच्छा लगा ऑन इट्स ओन। ये जुल्फी की बात मुझे बड़ी फिट लगती है कि द वे ही इज एबल टू अनकवर टैलेंट, डिस्कवर देम। अब ये स्टार शाह जो बॉय है, ये इसका रैप बड़ा ऑथेंटिक है, बड़ा जेन्युइन है। वो जो पंजाब की साउंड है उसके साथ मिलके थोड़ी इंग्लिश डालता है, थोड़ी उर्दू डालता है, थोड़ा सा लोकल जो हमारी साइड की पंजाबी है उस टाइप को, उसको बड़ा जबरदस्त उसने रैप की है। और जीशान की भी आवाज ऑब्वियसली बड़ी फिट है। और फिर जिस तरह द वे इट्स बीन शॉट के 2AM की थॉट्स हैं, शिकवा जवाब शिकवा, एक इंटरप्ले चल रहा है दोनों का, कि वो बॉय कह रहा है कि सारे लोग खराब हैं, दूसरा बॉय कह रहा है लव इज वेरी गुड। तो वो बाकी लाहौर की गलियों में चल रहा है, पुराने किसी शहर के। एक बंदा जो है खिड़की में दिखाते हैं कुछ कर रहा है, फिर दूसरी खिड़की में कुछ खड़ा है, रेडी पे वापस हो रहा है, पीछे से बिल्ली चल रही है। तो कॉन्सेप्ट भी उसका बड़ा जबरदस्त है। 2AM थॉट्स वाली सीन है, और जो इंटरप्ले है ऑफ क्या कहते हैं, वो कौन सा गाना था डॉक्टर और बिल्ला का, यस लव नो लव वाला जो डायलॉग चल रहा है, लव अच्छा लव बुरा, लव अच्छा लव बुरा, मैं तुमसे हो गया है प्यार, अब और क्या पिछला वाला था करूं? मुझको तुमसे नहीं है वो प्यार। वाला? तो वो बड़ी थोड़ी वाइब है, तो वो मुझे तो काफी अच्छा लगा। एंड आई थिंक जुल्फी की एक और मुझे ठीक चीज है। इंटरेस्टिंग लगती है कि वो उसके जो गाने हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा इस तरह का कि दुनिया बहुत बुरी है, लोग बहुत बुरे हैं। वो तू झूम भी था, उसके बाद वो एक चेहरे बदलते जाएंगे वाला भी था, जिसमें वो कराची का जो बॉय है रैपर बड़ा फिट, तलहा अंजुम। और हाँ उसके बाद अब ये वाला, हाँ हाँ हाँ। मुझे लगता है जुल्फी साहब के साथ बिजनेस में लोगों ने बहुत ज्यादा नुकसान किए हैं, जिसको वो गानों में निकालते हैं कि यार ठीक है यार, दुनिया धोखा देती है, बड़ा तंग होता है, बड़े मसले आते हैं, लेकिन यू नीड टू मूव ऑन, यू नीड टू वर्क। सो सारे गानों में थोड़ी रिजिलियंस की, थोड़ा सा आगे चलते रहो, ठीक है, हसन जैसे फ्रॉडी मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट देम। तो वो वाला एलिमेंट होता है इनके गानों में। हाँ, तो ये तो तो ओवरऑल मेरे ख्याल में कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं टैलेंट को और आर्टिस्ट को, एंड आई थिंक मकसद यही है। हम भी जो बात कर रहे हैं उसका और कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि हम टैलेंट को, आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करें। और जहाँ पे आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करने की बात होती है, उस्मान हमारा जो दोस्त है दिलजीत, हमने इतनी बात की है दिलजीत के बारे में, इतनी हमारी मुझे लगता है उससे वन साइडेड एक पक्की फ्रेंडशिप हो गई है कि जिस दिन अगर हमें कहीं दिलजीत मिल गया तो हमने तो उसको ऐसे चप्पियां और छाले मारनी है, और उसने कहना कि हेलो पाजी तुसी कौन हो। तो बट हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट है दिलजीत की सारी चीज़ों को लेके। मैं कल देख रहा था जो अभी आई थिंक इज गोइंग ऑन टूर, और कनाडा में उसका कहीं पे ब्रिटिश कोलंबिया में कॉन्सर्ट है। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में ही है ना? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है सर। वैंकूवर में होगा मेरा ख्याल है। मेरी वैंकूवर में कॉन्सर्ट है शायद, हाँ वैंकूवर में ही आई थिंक। तो उसका $11,000 का टिकट है भाईजान, पहली रो का। हो पहली नहीं, सॉरी, दूसरी तीसरी रो का। $11,000। पहली रो का कोई $12,000 का। उससे कहना कि भाई उस कॉन्सर्ट पे जाने से बेहतर है फेज 10 शुरू हो गए, उसकी फाइलें निकल रही, उधर इन्वेस्ट करें, कल को आपकी जनरेशन राज करेगी। बच्चों का सोचे ऐसे ही जाके भंगड़े भंगड़े डाल के आ यार that's crazy but that's also great। अब जो हम पंजाबी म्यूजिक या पंजाबी एक इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, तो यार बड़ा कमाल है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई। आई थिंक जो सबसे सस्ता टिकट है वो भी कोई $250 का, $200, आई थिंक $160 और वाह समथिंग, वाह वाह। जो बिल्कुल नहीं ऊपर एज पे होता, जो कोने पे ऊपर जिधर से दिलजीत और वो शायद जो नुक्ते जो जैसा ऊपर नजर आ बेसिकली रहा जो हो। पीछे बैठे होते हैं वो तो स्क्रीन पे ही देख रहे होते हैं, तो वो बस ऐसी शुगल के लिए जाते हैं कि हाँ। चल इंस्टा पे जाएंगे, हम लोगों को बता देंगे कि हम लोग भी आए थे। पर जो है वो बिल्कुल बैठे होते हैं, छोटी सी स्क्रीन नजर आ रही होती है, तो आप बस नाम के वहां पे होते हैं। हाँ। $300 देख के, इससे बेहतर आप घर में देख लें या रिकॉर्डिंग देख लें बड़ी स्क्रीन पे। लेकिन खैर एक एनवायरनमेंट होता है, एटमॉस्फेयर के लोग पैसे देते हैं। हाँ, लेकिन उससे रिलेटेड वो हमारा जो दोस्त है एपी टिनो, जो कोयचेला पे गया, तुमने फॉलो किया है वहां पे? क्या हुआ है, क्या सीन हुआ? कोई कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, मुझे अब याद नहीं आ रहा, कोई कुछ हुआ था वहां पे, फटा कुछ पड़ गया था यार किसी मैंने बात थोड़ा पे। सा फॉलो करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ मुझे खास परफॉर्मेंस मिली नहीं। मैंने थोड़े से उसके स्निपेट्स ही देखे हैं, इतना ज्यादा मजा टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं आया। दिलजीत की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ज्यादा फ्लेयर था, थोड़ा ज्यादा कैरेक्टर था, थोड़ी ज्यादा वाइब थी। एपी टिलों की बस अच्छी थी, वो वाला एपी गया और आ गया और पता नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ हाँ दिलजीत जब गया था तो पता लगा था कि भाई दिलजीत आया है। या सोशल मीडिया पे भी कोई इतना ज्यादा उसका नहीं मेंशन, लेकिन हाँ वो उसने परफॉर्म किया है कुछ अपने गाने जो उसके हिट हैं, और वो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी थी, ठीक थी।
उस तरह की ट्रेल ब्लेजिंग काइंड ऑफ शायद प्रॉब्ली ना हो। और दूसरा वो बड़ी कंट्रोवर्सी एक बनी थी कि उसने गिटार पान दिया था, तो उस पे लोग बड़ा माइंड कर रहे थे। लेकिन एक और चीज भी, उसने सिद्धू मूसेवाला साहब के लिए जस्टिस भी मांगा था, तो वो थ्रू आउट उनके पीछे बैनर भी लगा हुआ था। बट आई थिंक सबसे ज्यादा जो लोगों ने फिर जिसको पॉइंट आउट किया वो ये था कि भाई उन्होंने गिटार क्यों तोड़ा। हसन, तुम्हारा क्या ख्याल है, गिटार तोड़ना चाहिए था या नहीं तोड़ना चाहिए था? यार मैं टू बी ऑनेस्ट एपी दिलों में इतना को खास नहीं, लेकिन उसको फॉलो एज वैसे कि मतलब सोशल क्रिटिक और इतना बड़ा जो हसन का नाम है, सर हसन का डेटा गाय, तुम्हारे ख्याल से गिटार तोड़ना बड़ी बात है, छोटी बात है, या फिर इम्पोर्टेंट बात नहीं है? आई मीन लाइक कर दिया तो कर दिया, लेकिन आई डू वांट टू वुड वांट टू नो कि क्यों किया, मतलब व्हाट व्हाई वुड यू वांट टू डू इट if you're on stage. I mean, there are tons of other gestures that you could have come up with. Why would you want to break a guitar? Yeah. Like, मेरा इसके ऊपर राय unless ये you है want कि that तोड़ kind दिया of, तो कोई गाल like, नहीं। मतलब लोग इस तरह के मतलब स्टार जो हैं वो अपना मतलब मैं दिखाने के लिए तोड़ते हैं। आपने वेस्ट में भी कई दफा देखा होगा, कई बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं तो तोड़े और गिटार तोड़ के चले जाते हैं। उसने तोड़ दिया, आई फील लाइक उसकी सारी परफॉर्मेंस को आपने ओवरशैडो कर दिया। अगर वो कोई मैसेज देना चाह रहा था उसको भी आपने इग्नोर कर दिया, बाकी सारी बातें उसकी छोड़ के नहीं गिटार तोड़ के क्या मैसेज देना? उसके पैसों का गिटार था, उसने तोड़ दिया, उसने थोड़ा स्टाइल बनाया। आपको इस चीज में क्या, आपको परफॉर्मेंस अच्छी लगी, आपको उसके मैसेज में कुछ इंटरेस्ट है, उसके बारे में बात करें। आप ऐसे हसन की तरह कह रहे हैं इधर भी करप्शन होगी, इधर भी करप्शन होगी। नहीं, करप्शन देखो, हर एक आर्टिस्ट की, चाहे वो सिंगर हो, रॉक स्टार हो, चाहे एक्टर हो, चाहे क्रिकेटर हो, उनका एक पर्सोना होता है, राइट? अब वो पर्सोना बहुत हद तक कभी कभी जो वो बनाना चाह रहे होते हैं वही कन्वे और कम्युनिकेट हो रहा होता है ऑडियंस पे, और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑडियंस किसी भी सेलिब्रिटी को परसीव एक इंटायरली डिफरेंट तरह से करती है, और असल में वो जो पर्सोना होता है या जो आर्टिस्ट होता है वो बड़ी मुख्तलिफ नौइयत का होता है। आई थिंक दैट इज व्हेन डिस्कशन लाइक दिस स्टार्ट्स। मैं ये कहीं से नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा स्टार हूँ या कुछ हूँ, या अक्सर मुझे कोई कमेंट आ जाता है जब मेरी शर्ट को एक बटन खुला हो गया, हसन आप बड़े डिसेंट है, तो मैं कहता हूँ आपको किसने कहा मैं डिसेंट हूँ? मैंने आप मुझे लगता है, तो एक परसेप्शन होती है जब आप किसी को देख लेते हैं। डिसेंसी की हुई है, वरना मैं और भी खोल सकता हूँ। You know what I mean? So आप किसी को देख रहे होते हैं, चाहे वो स्टार हो या ना हो, आप टीवी के ऊपर देखते हैं लोगों को, या आप आपने स्कूल कॉलेज में भी, जब यूनिवर्सिटी में भी आप होते हैं, आपको कुछ लोग बड़े कूल लगते हैं कि यार कि ओए इसका पढ़ा, या इस लड़की का, या इस लड़के का, या जो भी। बट व्हेन यू एक्चुअली गेट टू नो देम, आपको लगता है कि यार जिस तरह से आपने उनको परसीव किया था वो तो वैसे नहीं है। तो आई थिंक सेलिब्रिटीज के साथ ये भी अक्सर होता है कि शायद किसी ने परसीव किया हो एपी को एक तरह से कि यार कि नहीं ये तो जो खाका उसके दिमाग में उस पर पूरा उतरेगा, और एपी जाके गिटार तोड़ दे एकदम, तो वो फैन अपनी कोई डिसअपॉइंटमेंट में अपने किसी अपने किसी खाके के टूटने के ऊपर वो फिर रिएक्ट करते हैं कि यार ओए और गिटार क्यों तोड़ दिया, और ये जो भी फॉर व्हाटएवर रीजन उनको आती है। तो आई थिंक इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस, इट्स पार्ट ऑफ बीइंग इन द पब्लिक आई, एंड ये चलती रहेगी डिस्कशन। आई मीन ही वाज जस्ट ट्राइंग टू लीव एन इंप्रेशन, ही वाज ट्राइंग टू मेक अ स्टेटमेंट, जो भी कर रहा था एंजॉय कर रहा था, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था। हाँ, तो किसी को शायद लगा हो कि यार कि वो ऑलरेडी इतना पॉपुलर है और इतना उसका सीन है, ही डिडंट रियली हैव टू ब्रेक अ गिटार टू ग्रैब अटेंशन, राइट? किसी को शायद ये लगा हो कि यार ये अटेंशन सीकिंग गिमिक है, कि लाइक व्हाई इज ही डूइंग दैट, ही इज डूइंग फाइन अदरवाइज, मतलब गाने भी सही गा रहा है, परफॉर्म भी सही करता है, सब कुछ करता है, तो ये एक एक्स्ट्रा लेवल पे या एक्स्ट्रा स्टेप जाके अटेंशन सीकिंग करने की जरूरत नहीं है, या किसी को वैसे ही लगा हो कि यार कि मतलब ये क्या ओछी हरकत है, कुछ भी हो सकता है, any number of reasons. So you can't, I mean you've got to be prepared for these things is what I think. Yeah. As far as all the actors, artists, performers are concerned. अब जैसे आतिफ को लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो बंगाली एक लड़की है, वो आई है आई थिंक बांग्लादेशी, सॉरी नॉट बंगाली, बांग्लादेश में आतिफ आई थिंक वाज परफॉर्मिंग, एंड हैव यू सीन दैट वीडियो? मैंने आई थिंक थोड़ा सा पास से देखा था, शायद वो बहुत बड़ी फैन थी। There's a young girl and Atif is performing on stage and she comes and she's hugged Atif and you can see that Atif is visibly uncomfortable and वो बड़ा एक उसको तरीके के साथ he's trying to get away from her but he's also not being disrespectful towards her. तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो I had a lot of appreciation for
Atif, because we know tons of performers, international performers. I think Michael Jackson का एक पूरा एक segment होता था जहाँ पे वो I think क्या मुझे पता है, we've all seen videos जहाँ पे वो crowd में से point out करता था, एक लड़की आती थी and he used to perform with that girl for the entirety of that song, and it used to be quite an intimate sort of performance. और बड़ी सारी female singers है, performers हैं internationally जो कि उन्होंने भी कुछ आम, अगर कोई कॉन्सर्ट गोअर होगा तो उसको लगेगा यार उन्होंने लाइन क्रॉस की अपने इस जेस्चर से। तो होती हैं इस तरह की चीज़ें। बट आतिफ का जब मैंने वो देखा तो आई कुडंट बट हेल्प बट अप्रिशिएट हिम कि यार कि ही डेल्ट द सिचुएशन रियली नाइसली। या हाँ, आतिफ ने बेसिकली एनीवे जहाँ पे सबके लिए, हाँ आज से आतिफ मचले रहा है, और एक और बंदा जो हम सबके लिए मचले रहा है वो है दिलजीत दोसांझ। और क्योंकि हम अभी जो हम बात कर रहे थे दिलजीत की, और जो तुम कह रहे हो ना कोचेला पे पिछली बार जिस तरह का दिलजीत का एक ट्रेल ब्लेजिंग किस्म की परफॉर्मेंस थी और उसके बाद बड़ी कॉन्वर्सेशन हुई, लोगों ने बड़ा पसंद किया, अप्रिशिएट किया, एंड एपी का उस लेवल का रिएक्शन नहीं मिला, इम्पैक्ट नहीं महसूस हुआ। आई थिंक इट्स everything's got to do with Diljit as a performer more than anything else, and that we've seen, I've seen at least in चमकीला, जिसके बारे में मैं चाहूँगा कि हम बात करें। तो चमकीला एक फिल्म है, for those who don't know, Netflix पे अभी ऐसे असल मास्टर की तरह बात को मोड़ते हो ना, बंदा इस रोड पे जा रहा होता है, एकदम से बगैर सिग्नल दिए इधर निकल जाते हो, बंदा कहता है वो अच्छा इधर भी आना है, वाह 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 क्या बात। तो चमकीला जो है वो इम्तियाज़ अली की एक फिल्म है, नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, और मैं देख रहा था पाकिस्तान में नंबर 1 पे वो ट्रेंड करी, जो नेटफ्लिक्स की अपनी ट्रेंडिंग होती है, एवरीबडी इज वॉचिंग इट। मैंने भी देखी उस्मान, तुमने भी देखी, और खालिसतन इस वजह से देखी क्योंकि हम दिलजीत के ऊपर बहुत अरसे से बात कर रहे हैं और दिलजीत के काम को बड़ा पसंद कर रहे हैं और सराह रहे हैं। तो जब तुमने मुझे बताया कि ये फिल्म आई है, सो आई सेड वी हैव टू वॉच इट। एंड बिफोर आई गिव माय फर्स्ट रिएक्शन, पहले आप दें क्योंकि आप ज्यादा अच्छा देते हैं, तो आप जरा अपने तासुरात शेयर करें, फिर मैं अपने शेयर। नहीं, मैं काफी देर से बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपना फर्स्ट इंप्रेशन रिएक्शन बता दो 1-1.5-2 मिनट में। यार मेरे ख्याल से मूवी बेसिकली अमर सिंह चमकीला एक पंजाबी सिंगर के बारे में है जो कि इंडियन पंजाब में बहुत ज्यादा मशहूर थे 80s के अंदर, और फिर क्या कहते हैं, अपने गंदे गानों की वजह से अपने वल्गर गाने गाते थे जिसको वो ऑब्सीन कहते हैं, या अश्लील का वर्ड इस्तेमाल किया उन्होंने मूवी में, तो वो उसकी वजह से ही इज द हाईएस्ट सेलिंग आर्टिस्ट इन पंजाब हिस्ट्री। एंड या सो मैंने आई थिंक लास्ट ये पढ़ा था, आई थिंक ही इज द हाईएस्ट सेलिंग, इफ नॉट द हाईएस्ट सेलिंग, एंड ऑब्वियसली वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग, मेरे ख्याल से हाईएस्ट सेलिंग थे पंजाब की हिस्ट्री में। और ही वाज एक्टिव लेट 70s 87 तक, एंड देन 87 में ही वाज शॉट डेड because of the fact that he used to sing those vulgar songs। तो उनके ऊपर, उनकी लाइफ स्टोरी के ऊपर एक मूवी बनाई है इम्तियाज अली साहब ने, जिन्होंने रॉक स्टार बनाई हुई है, जब वी मेट हाईवे, और इस तरह की बड़ी जबरदस्त मूवी बनाई हुई है। मेरी फेवरेट शाहरुख खान वाली, जब हैरी मेट सेजल बनाई। तो क्या कहते हैं मैं कहने लगा था तूने हैरी मेट सेजल का नाम मैंने लिया, तूने बाकी सारे नाम ले लिए, मैंने तुम्हें प्रीएम्प्ट कर। तो खैर मूवी ओवरऑल अच्छी है, काफी ज्यादा डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करती है, बट ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी के अंदर जो थोड़ी सी हिपोक्रेसी है उसको हाईलाइट करती है। ओवरऑल मेरे ख्याल से मूवी अच्छी थी, परफॉर्मेंसेस बहुत स्टेलर हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी बोरिंग और थोड़ी सी ड्रैगी लगी, लेकिन ओवरऑल आई थिंक मूवी काफी फिट एंड पीपल हैव बीन वाचिंग इट, इट्स बीन टॉक ऑफ टाउन स्पेशली सोशल मीडिया पे। सो ये मेरा ओवरऑल उसके बारे में ख्याल है। अच्छा, मैंने जब चमकीला लगाई तो आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट आई वाज गेटिंग इनटू, बिकॉज मुझे अमर सिंह चमकीला के बारे में प्रायर टू वॉचिंग द फिल्म कोई आइडिया नहीं था। मैंने ट्रेलर नहीं था देखा हुआ फिल्म का, मैंने टीजर नहीं था देखा हुआ फिल्म का, मुझे कोई आइडिया नहीं था सिवाय इसके कि इस फिल्म में दिलजीत है और दिलजीत के साथ परिणीति चोपड़ा है। मैंने फिल्म देखने से 1 या 2 दिन पहले ऐसी इंस्टाग्राम पे मैं कोई वीडियो देख रहा था, आई थिंक कपिल के शो पे या कहीं पे, वैसे कपिल के शो की क्लिप्स आ जाती हैं, तो परिणीति वो सिंगिंग अ सॉन्ग, नो आई थिंक इट वाज देयर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब दिलजीत और परिणीति बैठे हुए थे, एंड परिणीति सेड समथिंग लाइक हाई नोट पे हमेशा ये शुरू कराते हैं, ये वो समथिंग, एंड देन शी इज लाइक ओके आई विल सिंग। तो शी स्टार्टेड सिंगिंग द सॉन्ग जो फिल्म में भी है, चटले चटले तली दे उते तड़के वे मित्रा में खंड बन गई, चटले
व्हाट इज शी सिंगिंग, ये क्या मतलब लाइक व्हाट्स रॉन्ग। फिर मैंने कहा यार कि अच्छा इसका शायद कोई और मतलब हो चटले का, तो मुझे बड़ा वियर्ड सा लगा। मैंने कहा ये क्या गाना है चटले फिल्म के अंदर, यू नो बड़ी वियर्ड सी कोई चीज है। तो जब मैंने फिल्म देखना शुरू की, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई हैड हर्ड ऑफ द फिल्म। जब फिल्म शुरू हुई और जिस किसी ने देख लिया है, देयर विल बी सम स्पॉयलर्स इन दिस डिस्कशन ऑफ चमकीला, सो अगर आप स्पॉयलर्स अवॉइड कर रहे हैं तो बाद में देख लिएगा ये मेरी और उस्मान की डिस्कशन, और अगर आपको स्पॉयलर से फर्क नहीं पड़ता तो देन यू मे कंटिन्यू टू प्रोसीड। बट वो जब मैंने पहला सीक्वेंस देखा ना जहां से फिल्म शुरू होती है, वो गाड़ी से निकलते हैं एंड देन व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस, आई वाज लाइक अगेन, आई वाज लाइक व्हाट द हेल, ये क्या हुआ है, बिकॉज आई हैड नो आइडिया कि क्या है कहानी क्या नहीं है। सो आई गॉट हुक टू इट विद इन द फर्स्ट 5-7 मिनट्स। वो जैसे वो शुरू होती है और वो जैसे ये सारी चीज पहले 5-10 मिनट में आई गॉट इंस्टेंटली हुक टू इट, एंड वो जैसे जैसे फिर कहानी आगे बढ़ती गई, मेरा इंटरेस्ट चमकीला और बाबी क्या नाम था अमरजोत के किरदार, अमरजोत का जो किरदार है उसमें बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एंड विद एवरी सीन एंड विद एवरी यू नो टर्न ऑफ इवेंट्स जो कि उनकी जिंदगी में हो रहे थे, I became more interested in those characters. So for me, it became less of a film and more about an insight into this real person's life as it was in the 80s. And because I am Punjabi and you know, in a way that you're also a little Ashleel, so you could so very I mean, not actually, because you see, वो जो पंजाबी थी थोड़ी सी गाड़ी, थोड़ी सी क्या काफी गाड़ी थी मेरी उस अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब यू नो थोड़ा थोड़ा आई वुड क्या, जैसे चटला मुझे समझ आ गया, या यू नो जो और गाने थे उसमें जो मेन जो आपका होता है वो समझ आ जाता है कि क्या है, लेकिन जो बहुत ही एक हार्डकोर पंजाबी, पता नहीं तुम्हें समझ आती एग्जैक्ट हर एक लाइन या नहीं, बहुत कुछ मुझे समझ नहीं भी आ रहा था। बहुत ठेठ पंजाबी थी, इतनी ठेठ पंजाबी हमने नहीं सुनी हुई, मैंने नहीं सुनी हुई एटलीस्ट। सो उतना नहीं मुझे वो उस तरह से महसूस हुआ। एंड द गुड थिंग वाज कि उन्होंने जिस तरह से गानों के ट्रांसलेशन चलाई है ना, आई थिंक आई रियली एंजॉयड दैट एज वेल, बिकॉज कहीं पे अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो अंग्रेजी की वो जो विद इन द फिल्म चल रही होती है, यू नो नॉट द कैप्शंस आई एम टॉकिंग अबाउट वो जो ट्रांसलेशन ऊपर बीच में नजर आ रही थी। And I think overall huge shout out to Imtiaz Ali with the kind of like you know the treatment of the film, not just ये English translation but जो animation भी उन्होंने इस्तेमाल की है। हाँ बड़े शिष्के डाले हैं, कभी अभी आपको लगता है कि नेट जियो वाली डॉक्यूमेंट्री चल रही है, कभी बीच में स्प्लिट स्क्रीन आ जाता है सर डेविड एटनबरा स्टाइल, कभी बीच में पुरानी तस्वीरें आ जाती हैं, कभी वो उनके कार्टून बन जाते हैं, रात हो जाती है, कभी नई तस्वीरें आ जाती हैं, कभी रियल तस्वीरें, कभी नई तस्वीरें, मतलब करंट इमेज को उन्होंने पुराने इमेज के तौर पे प्रेजेंट किया है। All of that was, I think, so overall the experience of watching that film was fantastic. So it's not just कि एक तो होता ना कि आप जैसे हम एनिमल की बात करते हैं, going back to एनिमल, कि यार के स्क्रीन के ऊपर जब आप एक फिल्म को एक्सपीरियंस करते हैं, forget story, but the experience itself is so like you know grand and so filled with you know adventure and thrill and you like you know मजा आया। So similarly just story तो इंटरेस्टिंग थी और किरदार भी बड़े जबरदस्त और मजे के थे, एंड यू इंट्रीग कि यार क्या क्या होगा इनकी जिंदगी में, बट द ओवरऑल ट्रीटमेंट ऑफ द फिल्म एंड द एग्जीक्यूशन वाज आल्सो सो गुड दैट आई रियली एंजॉयड इट। और मुझे बिल्कुल भी ड्रैग नहीं लगी, बिकॉज मैंने एज आई सेड प्रोबेबली शायद तुम्हें पता था कि व्हाट इट इज अबाउट, तो शायद एक्सपेक्टेशंस का वो वाला हो चक्कर के मिसमैच हो गई हूँ थोड़ी सी, बट मुझे बिल्कुल ड्रैग नहीं लगी। और मैंने शुरू से लेके एंड तक, बल्कि मैंने रात को देर से देखना शुरू की, तो कोई 2.5 घंटे की थी तो 1.5 घंटे की मैंने देख ली, और मैं देखना चाह रहा था घंटा, लेकिन वो सुबह के 6 बज गए थे, तो मैंने कहा बेटर स्लीप ना हो, तो मैं घंटा वो मैं नहीं देख सका। फिर मैंने अगले दिन उठ के फिर कंप्लीट की वो घंटा फौरन। हाँ मतलब आई थिंक द वे ही ट्रीटेड द स्टोरी, उसका स्क्रीन प्ले, जिस तरह वो 5-6 लोग आते हैं, आके हर बंदा अपनी अपनी मर्जी की उस पार्ट ऑफ द स्टोरी को फिर आगे लेके चलता है, फिर उसके बाद जराबों की फैक्ट्री से फिर ये हुआ, फिर एक और बंदा आ जाता है वो डीएसपी साहब को, फिर वो अपनी स्टोरी सुनाता है, फिर एक और बंदा आ जाता है, फिर तो वो सारा पार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग था जिस तरह उसने वो बीट किया और स्टोरी सुनाई, म्यूजिक भी अच्छा था। लेकिन मुझे थोड़ी सी एक तो मतलब ड्रैगिंग, मे बी आई वाज ओवरवर्क लास्ट वीक शायद, इसलिए मुझे था कि यार जल्दी जल्दी आगे चलो। लेकिन एक तो वो एस्पेक्ट था, दूसरा ये कि मुझे थोड़ी सी वन डायमेंशनल लगी इन द सेंस के अगर हाईएस्ट सेलिंग आर्टिस्ट है ऑफ पंजाब हिस्ट्री, तो यू कैन नॉट रिड्यूस
all of his legacy to vulgarity. मतलब उस हिसाब से मुझे वन डायमेंशनल लगी कि सिर्फ वो वल्गर था इसलिए वो हिट हुआ है, तो भाई और इतने लोग वल्गर हुए होंगे, वो क्यों नहीं हिट हो रहे? मतलब आप बार बार उसको आके ये कह रहे हो कि वो अश्लील गाने बनाता है क्योंकि वो अश्लील है, इसलिए वो अश्लील है, इसलिए लोग उसको सुन रहे हैं, और कोई रीजन ही नहीं है। अच्छा, मेरी I disagree. मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि वो मैंने एक दिलजीत का इंटरव्यू भी देखा था जिसके अंदर दिलजीत कह रहा था कि जिस तरह चमकीला यूज्ड टू एक्सेस दैट डायमेंशन जिसमें वो म्यूजिक कंपोज करता था, जिसमें उसको कंपोजिशंस आती थी, मेलोडीज आती थी, लिरिक्स आती थी, कहता दैट्स अ मिस्ट्री, दैट्स वेरी अदर वर्ल्ड इन द सेंस कि वो बैठे बैठे एक तरीके से उसका स्पेसिफिक तरीका था जिससे वो गाने लेके आ जाता था और वो गाने बना लेते थे, और कहता था कि वो लोग बस बैठ के देखते हैं कि ये करता कैसा था, वो कि हाउ वुड ही कम अप विद इन सच अ प्रोलिफिक वे सच क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशंस, और फिर लिरिक्स भी उसके। तो वो कह रहा है कि उसके एक एक सेंटेंस के ऊपर लोग आजकल की जनरेशन इवन 30 इयर्स ऑन 40 इयर्स ऑन अब वो कर रहे हैं, पूरे पूरे गाने बना रहे हैं। तो अब ये एक जीनियस भी तो है ना, इसके अंदर कोई ना कोई वो वाला एलिमेंट भी है कि ही हैड सम गिफ्ट। उसको बस ये कह देना कि वो भी ये कह रहा है मैं अश्लील हूँ, दुनिया भी कह रही है वो अश्लील है, सारे लोग अश्लील है, तो आप एक तरीके से यू डूइंग द सेम थिंग। आप अगर जमाने को हिपोक्रेट कह रहे हो कि यार वो उसको अश्लील कहते थे, सुनते थे, तो आप फिल्म के अंदर इफ यू रिड्यूसिंग हिज लेगेसी जस्ट टू बीइंग अश्लील, और आप ये नहीं हाईलाइट करें कि और क्या क्या चीजें थी उसके अंदर जिसकी वजह से दैट ही मे हैव वर्क, तो वो भी मुझे थोड़ा सिंपलिस्टिक लगा। आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस और नॉट। You are, but I disagree because I think it's all about the perspective, right? कि तुमने किस perspective से देखी और उन्हें किसे। मैंने जब ये फिल्म देखी, और मैं as a viewer तुम्हें कह रहा हूँ, not as a person who reviews content, मुझे ये नहीं लगा कि चमकीला को रिड्यूस कर दिया गया है टू अश्लील सॉन्ग्स, बिकॉज जब वो मिलता है पहली बार जाके वो एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन से, जो पहली मुलाकात होती है बड़ों से, और वो कहते हैं कि आज के बाद तुम ऐसे गाने नहीं बनाओगे, एंड ही इज लाइक कि हाँ बिल्कुल मैं आज के बाद ऐसे गाने नहीं बनाऊंगा, मेरी एक एल्बम आ रही है इसके बाद, बट उसकी मुझे इजाजत दे दें, बट नेक्स्ट आई वोंट मेक एनी सॉन्ग्स। फिर वो वापस आता है और वो अपने इनको कहता है ग्रुप को कि मैं भजन बनाऊंगा या डिवोशनल गाने बनाऊंगा, एंड एवरीबडी सेज लाइक तू पागल हो गया यार, जब तुझे सदमा लग गया। एंड दे शो दैट प्रोसेस कि वो जो डिवोशनल गाना बनाता है वो पिछले सारे उसके रिकॉर्ड तोड़ देता है और उससे ज्यादा बनते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी डिवोशनल पे आ जाओ, तो वो बड़ा खूबसूरत, आई थिंक इट्स माय फेवरेट ट्रैक, वो जो एक रोमांटिक गाना एंड में आके आता है परिणीति के साथ, शायद तुम्हें याद हो, मैं उसके बोल में भूल गए, बट जो एक रोमांटिक बिल्कुल, जब वो परिणीति नाराज होती है, अमरजोत नाराज होती है, उसको मनाता है और बनाते बनाते गा रहा होता है कि ये गाना हमने गाना है, एंड वो फिर चलता भी है। बाद में भी इन लोगों ने भी बड़ा गाया है, दिलजीत और परिणीता ने इंटरव्यूज में। आई थॉट दैट वाज अ फैंटास्टिक सॉन्ग अगेन। सो और एंड में जो मेरा फेवरेट जो डायलॉग था, जिस दैट काइंड ऑफ लाइक पुट्स चमकीला अबव ये जो तुम सारी बात कर रहे हो कि उसको रिड्यूस कर दिया है वल्गैरिटी की तरफ, जब वो कहता है कि जीते जी मरने से तो बेहतर है कि एक बार मर के अमर हो जाएं, सो जब आप उसको ये कोई एक कैरेक्टर से ये बात करवा रहे हैं और आप उसको दिखा रहे हैं कि यार जिस तरह की वो जर्नी से गुजरा है, तो आई थिंक द कैरेक्टर टर्न्स आउट टू बी अ मच बिगर पर्सनैलिटी देन समबडी हु यूज्ड टू सिंग vulgar songs. And this is purely me seeing this film as a viewer. मैं कोई उसकी गहराई में जाके नहीं कह रहा, कि मेरा जो इनिशियल भी एक परसेप्शन था वो यही था कि ठीक है एक बंदा शुरू हुआ, वो एक वल्गर गानों से शुरू हुआ, लेकिन उसका पूरी जो आपने बैक स्टोरी थी वो आपने ओपनिंग सीक्वेंस में दे दी कि कैसे वो कोई अगर एक औरत नहा रही है तो वो पीप होल में से उसको कोई देख रहा है तो उस पे उसको गाना आ गया, या जो माँ ने चमाट मारा कि तुम ये क्या सवाल पूछ रहे हो खड़ा है के ऊपर, और फिर बाद में वो जब जाता है स्कूल में अपने और वो कुछ लिखता है तो उस्ताद का वहां से भी रिएक्शन होता है, और देन ही सीज के जो घर पे कोई शादी हो रही है तो वहां पे जो घर की सारी खवातीन है वो यही अल्फाज और इन्हीं अल्फाज से जुड़े हुए गाने गा रही हैं, सो वो आपने एक तरह से बड़ा क्लियर कर दिया कि एक यंग बच्चा जब ये देख के सब बड़ा हुआ तो उसने यही कुछ कहना है और यही कुछ गाना है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो था नहीं। और उसका जो एक इंटरव्यू होता है उसमें भी जब वो लड़की उससे पूछती है कि भाई आप क्यों इस तरह के गाने गाते हो, क्या है, कहता मैं तो यही देख, लोग वही गाते हैं जो वो देख के बड़े होते, तो मैंने ये सब कुछ देखा और मैंने जो देखा मैं वही लिखता हूँ और गाता हूँ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन फ्रॉम दैट एंगल एज वेल, राइट, कि यार कि एक आर्टिस्ट है,
आर्टिस्ट इंस्पिरेशन कहाँ से ड्रॉ करता है? अपने इर्द गिर्द से करता है। लेकिन जब आपने उस आर्टिस्ट को नज किया, अगर उसमें टैलेंट ना होता, स्किल ना होती, तो उसका डिवोशनल गाना पिछले सारे रिकॉर्ड्स कैसे तोड़ता? हाँ। या वो जो वेंचर इन कर गया आगे रोमांटिक गानों की तरफ, तो वो कैसे रिकॉर्ड टूटते सारे? सो आई थिंक I don't think it was reduced Yeah, to, but like again, I think वो center kind of piece था vulgarity, जिसका तुमने अभी एक सीन तुम्हें याद है लेकिन क्या कहते हैं हम, I feel like थोड़ी सी ज्यादा एक spread out, इस तरह जिस तरह नहीं हम बंदा कहता कि यार कोहली और बाबर आजम ने रन इसलिए बनाया क्योंकि पिच फ्लैट थी, और भाई बाकी के 10 लोग भी तो खेल रहे हैं, उनसे क्यों नहीं रन बन रहे? यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला का कह दें कि वो सिर्फ वायलेंस के बारे में और बट यहाँ ऐसा तो पूरी मूवी में ऐसा मेंशन तो हुआ नहीं है कि वो मशहूर सिर्फ इसलिए हुआ कि गंदे गाने गाता है। वल्गैरिटी हो रही है, हर बंदा आके उसको वल्गैरिटी के बारे में बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर उसको थोड़ा सा हर बंदा नहीं, वो तो एक आपके स्पेसिफिक जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, उस तरफ से उसको आ रहा था ना, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरफ से। जो आम पब्लिक है, पूरी मूवी में बात ही हो रही है कि जो आम जनता है वो तो एंजॉय कर रही है गानों को। एक कॉन्सर्ट पे वो जाता है जहां पे वो डिवोशनल गाना गाता है, तो वो सारे कहते हैं कि यार ये मातम ते नहीं आया सी, तुझी शादी ते आया, तू मैनू ओ वाला गाना सुना, ओ वाला सुना। तो लोगों का इतना उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है कि देन ही एंड्स अप सिंगिंग हिज ओल्ड सॉन्ग्स, his vulgar songs. He तो does not want to sing vulgar songs at all. और 3-4 बार ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं मूवी में जहां पे उसने कॉन्सर्ट में उसके जो अखाड़े के बीच में वो ऑडियंस को कहता है कि जी मैंने ये गाने बनाए थे, अब मैं ऐसे गाने नहीं गाता, मैंने ये गाने छोड़ दिए। बार बार उसको दिखाया ये बात कहते हुए। सो अगेन आई डिसएग्री विद यू। यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन हसन। तो फिर ओवरऑल मूवी ठीक है, अच्छी लगी है तुम्हें? मुझे भी अच्छी लगी है। मैं कहता हूँ कि इट इज दिलजीत इज फिनोमिनल यार, इवन एज एन एक्टर। अभी आप सिंगिंग और वो सारी बातें तो हम कर ही रहे हैं उसकी, बट आप देखो ना चमकीला का किरदार जिस तरह अच्छा सर, मुझे थोड़ी सी शैतानी आ रही है, कॉमेडी है, मुझे थोड़ी सी फिर से शैतानी आ रही है क्योंकि बेसिकली आई थिंक मुझे लगता है ऑब्जेक्टिवली दिलजीत की एक्टिंग बहुत फिट थी, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि आजकल क्योंकि दिलजीत भाई की गुड्डी चढ़ी हुई है, तो वो जो भी चीज कर रहा है टर्न इनटू गोल्ड वाला सीन हो रहा है माशाल्लाह, एंड मे दिस रन कंटिन्यू फॉर हिम। अगर ये मूवी शाहरुख खान ने की होती ना, तो मुझे कंफर्म याद है कि तूने अगले दिन सुबह सुबह उठ के किताब लिख देनी थी कि चमकीला के 101 नुकसानात, क्योंकि दिलजीत ने किया। अब दिलजीत की वजह से तो सारे लोग पंजाबी बन रहे हैं ना, जो लोग पंजाबी नहीं भी सुनते थे वो कहते थे इतना पेंडू है, कितना ईयू है, वो भी अब कह रहे हैं कि मैं वेकेशंस में गुजरान वाला गया, नाउ आई एम पंजाबी, आई गेट दिलजीत। तो अब वो वाला सीन हुआ हुआ है, तो इसलिए तुम भी कह रहे हो कि गुड सीन है, बहुत जबरदस्त एक्टिंग, लेकिन खैर ऑब्जेक्टिव एक्टिंग। अच्छा इस बात का मकसद क्या शाहरुख खान है, तो इस बात का मकसद क्या, इस बात का मकसद क्या है कि ऑब्जेक्टिवली उसने अच्छा काम किया, ऑब्जेक्टिवली तू कह रहा है कि उसने अच्छा काम किया, लेकिन साथ में तू एक एवी एडिड एक चीज छोड़ा, शगुफा छोड़ा, इसलिए छोड़ो कि वो जो मूवी में थोड़े खामियां हैं वो तुमने दरगुजर कर दी हैं, यू ओवरलुक देम, जिनको तुमने पॉइंट आउट करना था कि यार देखो एनिमल में तो ये नहीं था, इस मूवी में ये है, ये मूवी बड़ी खराब है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद वो वाला एलिमेंट भी है कि शायद आजकल मुझे देखो, मैं परिनीति तो मेरा नहीं है ना इतना। चल तूने कहा दिलजीत की गुड्डी चढ़ी है, परिनीति तो नजर भी नहीं है, बड़े अरसे से उसने काम भी नहीं किया, उसका कम बैक हुआ है। मुझे परिनीति की परफॉर्मेंस भी बहुत, अब तू बोल के दिलजीत की वजह से मैं परिनीति को भी क्लीन चिट दे रहा हूं, मतलब तुम आई थिंक परिनीति वाज एक्सीलेंट। हल्की सी वो कर रहा हूं, एक सटल सी बात कर रहा हूं मैं, ऑब्वियसली शरारत कह रहा कि तुमने इम्तियाज और यार रहमान और मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि क्योंकि आजकल उसके इर्द गिर्द माहौल अच्छा है, तो उसकी कंपनी में जो भी बंदा आ रहा है कह रहे हैं वाह 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 क्या मजा आ गया, जबरदस्त यार। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्योंकि इतना कंटेंट देखता हूँ ओवरऑल, और इतने खैर दिलजीत से तो मेरी कोई पर्सनल एफिलिएशन नहीं है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी ड्रामे हम देखते हैं उनसे तो फिर किसी से दोस्ती भी है, लोगों से एफिलिएशन भी है, एसोसिएशन भी है। मैं उनके बारे में नहीं छोड़ता चीजें जब मुझे नहीं पसंद आता, तो ये तो फिर दिलजीत है, तो जिससे मेरा कोई पर्सनल मतलब इसका मतलब है कि जेन्युइन अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए लोगों को। मुझे देखो, मैं दोबारा ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट आई वाज गेटिंग इनटू, सो परहैप्स दैट इज व्हाई, बिकॉज मुझे ना अमर सिंह चमकीला के बारे में कुछ पता था, ना फिल्म के बारे में कुछ पता था। और दूसरी जो सबसे मुझे बात पसंद आई, एंड आई थिंक विच एम्पलीफाइज दिलजीत एज अ परफॉर्मर, is because वो शुरू में चला भी क्रेडिट्स में कि all songs have actually been performed by दिलजीत and परिनीति चोपड़ा in live settings. So वो जो आपका एक है ना, and I'm sure ये तो अब दुनिया मानती है, तुम भी मानते हो, दिलजीत की आवाज में असर है। तो जब वो गाना गाता है, and
क्रेडिट एक्चुअली गोज टू अमर सिंह चमकीला, द रियल अमर सिंह चमकीला, जिसने ये धुनें बनाई हैं कि वन आफ्टर द अदर जो भी गाना बज रहा था, मुझे नहीं पता चमकीला ने कितने हजारों गाने आई एम श्योर रिकॉर्ड किए होंगे, तो इन्होंने ए.आर. रहमान ने बेस्ट ऑफ द लॉट पिक किए हैं या क्या किया है, बाकी गाना कैसे हैं मुझे नहीं पता, बट एवरी सिंगल सॉन्ग रिगार्डलेस ऑफ द लिरिक्स, आप अगर ट्यून के उसके ऊपर जाएं, जिस तरह से वो शुरू होता था, जो उसकी कॉम्पोजिशन थी, एंड फिर ऑफकोर्स जो ए.आर. रहमान साहब ने और उनकी टीम ने जो वैल्यू एडिशन की है, थोड़ा सा कुछ केसेस में स्लाइट रीमिक्स भी किया है, या जो अपनी भी ए.आर. रहमान साहब की जो पहला जो शॉट है तुम देखो, जो मोहित चौहान का जिसमें वो है स्पेशल अपीयरेंस, वो जो पंजाबी वो जो पूरा इंट्रोड्यूस कर रहा है, वहां से तुम शुरू करो और एंड पे आओ, वो जो बड़ा ही एक सिग्निफिकेंट सा एंड का बिल्कुल गाना है, जिसमें वो अगेन लिरिक्स में जो पंजाबी के ठेठ नहीं याद, बट जो थोड़ा सा एक मेलनकॉलिक किस्म का जो एक एंड में एक है ट्रिब्यूट टू चमकीला, तो एवरी सिंगल ट्रैक इज सो इम्पैक्टफुल एंड इट लीव्स अ मार्क, सो वो सारी चीजें ऐड हो जाती है ना, इट्स नॉट जस्ट दिलजीत। अब मैं तुम्हें जो फिल्म की एग्जीक्यूशन के बाद मैं बात कर रहा हूँ, या देखो अगर किसी भी आप रियल लाइफ पर्सोना के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर फिल्म बनाते हो, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी माइकल जैक्सन बायोपिक जो जाफर जैक्सन कर रहा है, आई वुड रियली वांट टू कि वो कैसे, अब आप एक लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी को ले लेते हो, लेकिन उसकी कहानी आप किस अंदाज में बयान करते हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज एक तो ठीक है ऑलरेडी उसका बंदे का बॉडी ऑफ वर्क और वो सारी चीजें पब्लिक आई में होती हैं, तो लोग एक हद तक उसको जानते ही हैं, बट उसकी क्या स्टोरी का क्या एस्पेक्ट आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो कि एक मेरे जैसा व्यूवर जो कि चमकीला को नहीं जानता था, वो कहानी में भी उतना इंटरेस्टेड हो और पर्सनैलिटी में भी उतना इंटरेस्टेड हो, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग जिसकी मैं बात करता हूँ, यू नो, सो आई थिंक इट्स द होल पैकेज। आप सिर्फ दिलजीत को इस सारी चीज का क्रेडिट नहीं दे सकते कि यार कि बिकॉज दिलजीत की गुड्डी चढ़ी हुई है तो चमकीला हिट हो गई है, मेरा नहीं यार ऑब्वियसली वो वाली बात, तो मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारी टांग खींच रहा था, तुम एकदम से स्ट्रिक्ट मामू बन जाते हो, खबरदार मेरे साथ मजाक नहीं करना, लेकिन जो मैं लेकिन मैं जो ओवरऑल बात कर रहा हूँ वो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ द स्टोरी ओवरऑल ऑब्वियसली क्वाइट ग्रिपिंग, द वे दे हैव, इवन दो पंजाब का जो उन्होंने एनवायरनमेंट बनाया है वो काफी ऑथेंटिक है, लाइक जो इवन घर भी दिखाए हैं, बनेरे और छतें और वो सारा लोगों का साइड पे थड़े पे बैठना, इवन चमकीला बैठ के जो गाने हम कर रहा है, अपना म्यूजिक बना रहा है, औरतों की एंगेजमेंट, सोसाइटी, सारा बड़ा फिट ऑथेंटिक कैप्चर किया है, और स्टोरी बहुत अमेजिंग है। जो उस टाइम पे सोसाइटी का माहौल था, जिस तरह की क्या कहते हैं उसे लोगों की सोच थी, जो काफी मतलब थोड़ी बहुत मिलिटेंसी भी आ चुकी हुई थी, जो 80s के पंजाब में सीनरी थी, बट या कमिंग बैक टू दिलजीत, वो भी बात है, लाइक वो तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन दोनों चीजें दे रियली वर्क, इसलिए तो इम्तियाज ने खुद कहा था ना कि दिलजीत ना होता तो शायद ये मूवी ना बनती, क्योंकि दिलजीत वो किशोर कुमार के बाद इज दैट सिंगर, इज दैट आर्टिस्ट जो कि गाना भी उतना फिट गाता है और एक्टिंग भी उतनी फिट करता है, तो वो जो भी गाने थे वो उसको गवा लिए, वो तो फिर कोई इशू नहीं है ना, वो तो लाइव गा रहा है, ब्रॉडवे स्टाइल गाने भी चल रहे हैं, साथ साथ एक्टिंग भी हो रही है, एक्टिंग भी बहुत फिट कर रहा है, गाने भी बहुत फिट गा रहा है, फिर परिणीति को गाइड भी कर रहा है ओवरऑल, क्योंकि पंजाब से है, लुधियाने वाली साइड का ही है, तो उसको चमकीला की हिस्ट्री भी पता है, तो वो जो एक स्पेशल एक एस्पेक्ट लेके आया है मूवी में, वो ऑब्वियसली नजर भी आता है, क्योंकि दीज पीपल हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू चमकीला, दे नो हिम, दे टॉक अबाउट चमकीला, नाउ दे आर गेटिंग अ चांस टू परफॉर्म इन दैट लैंग्वेज जो कि उनकी मदर टंग है, तो वो सारे एलिमेंट आपको मिलते हैं, और वो एफर्टलेसली वो सारा कुछ कर रहा होता है, और फिर खड़े होकर जिस तरह गाने भी गाता है, जो एक्सेंट है वो सारा कुछ है, वो इतना ऑथेंटिक और जेन्युइन है कि वो आपको हो रहा होता है कि यार वाकई ये तो सारा कुछ टेलर मेड था फॉर दिस रोल, तो दीज ऑल दीज एलिमेंट्स, तो मूवी तो नो डाउट में काफी चीजें हैं that it's got going for itself. एग्जैक्टली यही दो अल्फाज मेरे जहन में आए थे, जेन्युइन और टेलर मेड, तो सो द मूवी वाज टेलर मेड, द कैरेक्टर इज टेलर मेड फॉर दिलजीत, सो वी कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि बिकॉज इट्स यू नो दिलजीत वाज सच एन ऑब्वियस चॉइस फॉर दिस कैरेक्टर, मे बी ही वाज इन हिज कंफर्ट जोन, एंड यू नो इफ यू टेक हिम आउट ऑफ this setting and you throw him into some other kind of character or film जो कि इसके बिल्कुल पोलर ऑपोजिट किस्म का कैरेक्टर हो, तो फिर हम इस असेस करें कि उसमें दिलजीत की परफॉर्मेंस कैसी है। तो मैंने दिलजीत की एक्टिंग पहले नहीं देखी हुई कोई इतनी कोई खास, ये मैंने उसका एक्टिंग प्रोजेक्ट देखा है, तो मे बी उड़ता पंजाब मैंने सुना था कि बड़ी जबरदस्ती, और उसमें तो मैंने उड़ता पंजाब नहीं देखी अभी तक, तो यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू से कि यार कि दिलजीत एज एन एक्टर परफॉर्मर अदरवाइज कैसा है, बट अगेन उस्मान इसकी जो तुम बात कर रहे हो ऑथेंटिसिटी की, 80s 90s का पंजाब मैंने और तुमने देखा है, हमें याद है, वही वाली बात है कि मैं जब उधर देखा है मैंने, तो मुझे कोई भी चीज आउट ऑफ प्लेस नहीं लगी, बैकग्राउंड में ही सही क्यों ना हो,
यू नो, जिस तरह के घर ममटियों की तुम बात कर रहे हो, छत के ऊपर इधर से उधर, ऑल ऑफ दैट सेटिंग। फिर मुझे एक और बात भी तुम्हारी आई थिंक याद आई कि जब तुमने बताया था, आई थिंक दिलजीत खुद भी कह चुका है कि वो लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा, जब दिलजीत ये गाने, खुद भी दिलजीत की भी थोड़ी सी इस तरह की हिस्ट्री है कि उसको बैकलैश मिला था। एंड आई रिमेंबर हिम स्पीकिंग इन एन इंटरव्यू जहां पे उसने कहा था कि यार कि मेरे तक थी, अनुपमा चोपड़ा के इंटरव्यू में आई थिंक ही वंस सेड कि मेरे तक रहती बात तो ठीक थी, लेकिन मेरी फैमिली को हार्म करने तक बात चली गई थी। एंड देयर केम अ पॉइंट वेयर माय मदर एंड माय एंटायर फैमिली हैड टू मूव आउट ऑफ द हाउस दैट वी वर लिविंग इन, एंड दे हैड टू गो लिव सम प्लेस एल्स, कोई मामे के घर या कहीं पे जाके। सो यू नो, बिकॉज इतना उसका एक पर्सनल शायद सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर तो नहीं बट कुछ हद तक शायद उसका सिमिलर अपना एक्सपीरियंस रह चुका है, which brings more authenticity to his performance as well, right? Yeah. And so everything is, it seems very genuine, and which is why again it becomes a very enjoyable experience. बिल्कुल बिल्कुल। एंड वही वाली बात है, the more things यार हम change, दोनों the more things change, the more they remain the same। अभी मतलब वो सिद्धू मूसेवाला की भी मेरे ख्याल से लेट 20s 28 के थे वो, जो 1.5 साल पहले he was shot down as well, he was also rage and मतलब ऑल ओवर पंजाब बिगेस्ट सिंगर है। तो देखे 30 साल 40 साल बाद भी इस तरह का सीन है। सो यार ये गेम है। अबरार पे बड़ा होता रहा जब बिल्लो और परवीन आता रहा और नच पंजाबन भी रिया टू चेंज पंजाबन टू पंजाब, हाँ तो उनको चेंज करना पड़ा, ये सही बात। बल्कि अबरार ने तो रिसेंटली कहा है, तुझे पता नहीं पता या नहीं पता, कि ये थैंक्स टू मी है कि ये जो सिद्धे मूसेवाला और एपी ढिल्लों और ये सारे दिलजीत और सब पंजाबी म्यूजिक जो है ये जो पनप रहा है, ये तो मैंने शुरू वाह वाह वाह, आफ्ताब इकबाल स्टाइल, वो क्या मतलब मैंने किया, मेरी वजह से मैंने बनाई ये दुनिया, अल्लाह माफ करे मुझे पता सब। यार आफ्ताब इकबाल सोहेल अहमद डिबेट पे किस एंड पे हो, किस स्पेक्ट्रम पे हो तुम? यार ये तुमने अच्छी चीज शुरू कर दी है। आफ्ताब इकबाल और सोहेल अहमद की डिबेट के अंदर मैं ओवरऑल सोहेल अहमद के साथ हूँ, बात उसकी बिल्कुल ठीक है, ऑब्जर्वेशन उसकी बिल्कुल ठीक है, जो रिजर्वेशंस हैं आर्टिस्ट की, पीपल द कॉमेडियंस दैट वर्क विद हिम, उनकी जो ओवरऑल थोड़ी बहुत वाइब है वो उस तरह की है। लेकिन आई थिंक अगर प्राइवेटली कर लेते तो शायद थोड़ी सी वो ज्यादा बेहतर रहती है, या फिर उनको कॉल करके कह लेते थे या सारा कुछ कह लेते। बट आई थिंक अगर आप किसी बंदे से वैसे खफा हो तो थोड़ी छेड़ने वाली बात भी होती है ना, तो मे बी भट्ट साहब ने छेड़ दिया तो वो उनकी वो बातें निकल आई। लेकिन उसके बाद फिर देखो ना, जिस तरह तो मुझे छेड़ता रहता है, तो 6 घंटे का क्लिप बनाया 5 घंटे के अंदर, दैट जस्ट शोज के क्या सीन है। हाँ। थोड़ी बहुत बात ठीक है। तो तुम किस साइड पे हो? एनीवे मैं सोहेल अहमद साहब के साथ हूं। क्या वजह? बट मुझे क्या वजह? यार मुझे आफ्ताब इकबाल साहब ऐसे थोड़े से लगते हैं एरोगेंट से, और ऐसा लगता है कि वो मिसट्रीट करते होंगे लोगों को। हाँ। मैं अपनी गट फील पे जा रहा हूँ, मैं कोई तोहमत नहीं लगा रहा, बट जैसे आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि उनका ओपिनियन है कि अमानुल्लाह इज द बेस्ट कॉमेडियन, या जिस तरह से वो रेट करते हैं लोगों को, इस तरह से मेरा भी ये ओपिनियन है कि मुझे ऐसा लगता है कि आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं वो बहुत एरोगेंट हैं। एंड वो मैंने उनके बहुत सारे शोज भी देखे हैं, क्लिप्स भी उनके देखता रहता हूँ, जिस एतबार से वो बात करते हैं अक्सर और काफ़ी पॉम्पस हो जाते हैं, और अक्सर ऐसा लगता है कि उनको यही लगता है कि जो कॉमेडियंस उनके साथ काम करते हैं, जो आर्टिस्ट उनके साथ काम करते आ रहे हैं, उन सबको उन्हीं ने बनाया है। और अगर आफ्ताब इकबाल साहब ना होते तो ये कॉमेडियन आज कुछ भी ना कर रहे होते, जो कि may not be entirely wrong because he did provide a platform to a lot of these artists. I mean सोहेल अहमद साहब के साथ अजीजी जब किया उन्होंने, मुझे नहीं पता कि exactly वो किसका कॉन्सेप्ट था, क्या हुआ, apparently आफ्ताब इकबाल साहब का ही था, he came up with the script, he was the director and everything, but why didn't he stay on, that's another point of discussion. But he did provide a platform to a lot of the comedians, which is great. I think उनके शो के बाद से फिर वो ये सारा ये फॉर्मेट 11-5 वाला जो स्लॉट है शुरू हुए, सारे शोज कॉमेडियंस को बिठा के। सो बट अगेन सोहेल अहमद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि रास्ते नहीं बताए आप, ये आप नहीं बताते कि किस रास्ते खुद रास्ते नहीं बताते कि कौन कौन इधर से गुजर के गया, आप बताते हो कि आप किस किस रास्तों से। बड़ी खूबसूरत बात किया है। अगर इसके ऊपर तो मुझे 2-3 मिनट दो, तो मेरे दिमाग में एक थोड़ी सी बात आई थी जो कि मैंने रिसेंटली पढ़ा था, लम्स में हमारे साथ होते थे अली जान, वो जो कि प्रोफेसर साहब भी अली जान एक्टिंग कर रहे हैं, वो अभी सोहेल अहमद साहब के साथ उन्होंने ड्रामा किया। अच्छा, स्टैंड अप गर्ल। अच्छा हाँ, नहीं तो अली जान साहब का मैं इस चीज के ऊपर एक एनालिसिस पढ़ा था, ये आफ्ताब सोहेल अहमद इक्वेशन पे उन्होंने वैसे आफ्ताब साहब के बारे में बात की हुई थी
जो कि एकेडमिक है, प्रोफेसर आदमी है, पीएचडी है, हमारे साथ होते थे, तो क्लासेस में उनके साथ कुछ कोर्सेज लेने का इत्तेफाक हुआ लम्स के अंदर। तो थोड़ी एकेडमिक बात है, लेकिन मुझे उनका एनालिसिस बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने ये कहा कि मतलब ये पुराना पंजाब को जो कल्चर है, जिसके अंदर ये मरासी या फिर ये भांड कल्चर, जो जिसके अंदर शादियों पे देखते थे कि भाई ये आते थे, जुगतबाजी करते थे, एक दूसरे को रिडिक्यूल किया, डिमीन किया, शुगर लगाया, वो उनके पास लेदर का एक बड़ा सा लितर होता था, एक हाथों पे मारा, थोड़ी हाँ सी शुगर लगाया, वेलन ली और चौधरी साहब से पैसे जैसे लिए और उसके बाद चले गए। तो भाई ये एक आइटम होता था शादियों का। लेकिन तो देयर वाज दिस हायरार्की इन्वॉल्व के मतलब जा रहे हैं चौधरी साहब की शादी के ऊपर, थोड़ा बहुत सीन शीन बन रहा है। तो स्टेज ने इन लोगों को इंडिपेंडेंट कर दिया। स्टेज में इनकी जो आर्ट फॉर्म थी, इनका जो एक वो था, उसको एलिवेट कर दिया टू मेक इट द सेंटर स्टेज। कि मतलब अब आपने जो जुगतबाजी है वो एक मेन आर्ट है, उसके अंदर सोसाइटी की ऑब्जर्वेशंस भी डालनी है, स्टोरी भी डालनी है, वो सारी चीजें सेकेंडरी। इनकी जुगतबाजी जो है, वो जो आर्ट है, उसको आपने वो एक मेन चीज है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। उस थिएटर को देखने के लिए प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, जनरल्स आ रहे हैं, सारी लोग जा रहे हैं देखने के लिए, जिस टाइम पे थिएटर पीक पे होता था। फिर थिएटर तो दीज इवन जो उस जमाने के मेन एक्टर्स भी थे, वो भी आके दे यूज्ड टू प्ले सेकंड फिडल टू दीज गाइज हु वर द कॉमेडियंस, द अमानुल्लाह, द सुहेल अहमद। सुहेल अहमद वुड प्रोवाइड द सीन, वुड डायरेक्ट, वुड राइट, वुड टेल यू, जो कि अपेरेंटली आफ्ताब इकबाल साहब क्लेम कर रहे हैं। फिर स्टेज का जो डाउनफॉल आना सेम लाइक उमर शरीफ, सेम लाइक उमर तो फिर शरीफ। स्टेज का जो डाउनफॉल आना शुरू हुआ, वो फॉर डांसेस एंड फॉर ऑल दोज रीजंस, तो दीज पीपल स्टार्टेड लीविंग इट। तो फिर उस टाइम पे आफ्ताब इकबाल साहब ने एडवर्टेंटली इनएडवर्टेंटली, जानते हुए ना जानते हुए, एक सेटअप बनाया जिसके अंदर ही कोऑप्टेड देम, और उन्होंने उसको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया इन क्या कहते हैं एक्टर्स को, जिसमें उन सारों ने आके फिर ऑब्वियसली क्योंकि स्टेज छोड़ रहे थे, तो इनके चैनल पे आके या इनके प्रोग्राम्स में आके परफॉर्म करना शुरू कर दिया। उससे इनको फायदा तो हुआ, लेकिन अकॉर्डिंग टू अली जान, जो अगर मैं उनका एनालिसिस सही तरह समझ पाया हूँ, इट रीएस्टैब्लिश दैट हायरार्की जिसके अंदर आफ्ताब इकबाल इज नाउ द चौधरी, नाउ द सेज, नाउ द किंग मेकर, एंड दीज गाइज हैव बीन रेलिगेटेड बैक टू, जो स्टेज में द मेन प्लेयर्स थे, अब वो साइड एक्ट हो गए हैं। अब आफ्ताब भाई बताएंगे कि तारीख सनफिया क्या है और इस लफ्ज का क्या मतलब है। अब उनका गाना सुनने को दिल चाह रहा है, अब उनका हंसने का दिल चाह रहा है, तो चलो ऐसे ही 5 है। मिनट के लिए हंसाओ। तो नाउ अब उन्होंने एक स्क्रिप्ट ऐसा बना दिया जिसके अंदर नाउ आफ्ताब इज द चौधरी, एंड अब ये सारे फिर से परफॉर्म कर रहे हैं और ये बात उनकी सुन रहे हैं और फिर वो सबको चांस ऐसे देंगे। ही। ऐसे सेटअप में हाँ, और फिर आफ्ताब कह भी रहा है कि देखो मैं किंग मेकर हूं, मैंने तुम लोगों को बनाया। फिर इज क्लेमिंग एज वेल कि हाँ, जो मैंने हायरार्की की एक सेटअप बनाया है उसके अंदर यू गाइस आर फॉलोइंग मी, तो वो सेटअप बन गया। लेकिन फिर ये लोग बार बार छोड़ते ऐसे हैं, ही। फिर आते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर आते हैं। तो दैट जस्ट शोज कि देयर इज सम डिसोनेंस, सम इशू दैट इज गोइंग ऑन। बट खैर, क्लोजिंग ऑफ द पॉइंट, आई फील लाइक यूट्यूब ने जो डेमोक्रेटाइज किया सिस्टम, उससे थोड़ी एजेंसी वापस दी है आर्टिस्ट को। उनको लगता है कि जब उनको थोड़ा सा ज्यादा रगड़ा मिल रहा है या फिर दे आर नॉट हैप्पी विद सम थिंग्स, तो वो अपना सिस्टम शुरू कर देते हैं। आई डोंट नो इफ यू फॉलो दीज थिंग्स और नॉट। आई थिंक तुम तब फॉलो करोगे जब दिलजीत करेगा स्टेज ड्रामा वाला सिस्टम। लेकिन इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा वायरल पिछले साल 2-3 साल में रहा है, वो गोगा पसरूरी और सलीम अलबेला का अपना यूट्यूब चैनल है, जिसमें वो जाते हैं डिफरेंट सिचुएशन में जाके शुगर लगाते हैं। हर उनकी वो वीडियो के मिलियंस व्यूज हैं। तो दे आर डूइंग दिस विदाउट आफ्ताब इकबाल। सो आई थिंक थोड़ा फायदा भी हुआ है, थोड़ा नुकसान भी हुआ है, लेकिन खाली ये एक क्लेम कर लेना, एक हायरार्की वापस एस्टैब्लिश हो चुकी हुई है, लेकिन खाली ये क्लेम कर लेना कि मेरी वजह से सारा कुछ है, वो भी आई थिंक थोड़ी सी ज्यादती है, व्हिच आई थिंक सुहेल अहमद का जो मेन पॉइंट था। So yeah, but he could have said it directly as well, but I think मैंने ये again shout out to अली जान, मुझे उनकी बात इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, मैंने मेंशन किया अली जान जो थे वो इसका हिस्सा थे स्टैंड अप गर्ल की। आवाज आ रही है? हेलो, मैंने ये मेंशन किया कि अली जान स्टैंड अप गर्ल का हिस्सा थे, तो जिनको नहीं समझ लगी, जौहरी का जो किरदार था वो अली जान ने परफॉर्म किया, एंड आई थिंक इट वाज वेरी गुड इन द ड्रामा एज एन एक्टर। जबरदस्त। एक आध और भी ब्रेकिंग न्यूज में भी उन्होंने ड्रामे में काम किया, सुहेल अहमद साहब के बेटे हमजा सुहेल के साथ। सो हमजा सुहेल और सुहेल अहमद दोनों के साथ अली जान ने काम किया रिसेंटली। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। उस्मान, थैंक यू यार, तुमने ज्वाइन किया लंदन से। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही, बड़ा मज़ा आया। आज हमने एक बड़ी अरसे के बाद कंटेंट को लेके बात की, तो मुझे बड़ा, मैंने एंजॉय किया उसको, क्योंकि हम ईद और रमज़ान और रोज़ों और उसी में थे मोड में। सो आई होप के अब हम तुम जल्दी वक्त निकालोगे और हम ऑडियंस को अगली जो वीडियो है उसमें इतना गैप नहीं आएगा, और जल्द एक और वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। क्या क्या कहते यार हो? आज हमने काफी कंटेंट को डिस्कस किया, काफी सीरियस बातें भी की, लंबी लंबी भी थोड़ी सी, क्या पता, तो आई होप लोगों को बोरिंग ना लगी हो एंड दे एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन।
फीडबैक अपनी दें, बताएं कि कंटेंट हम डिस्कस करें या फिर वापस उस पे आ जाएंगे, ईद पे हमने कितनी चूड़ियां पहनी थी वो भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे उनको पसंद आए उस तरह करेंगे। नहीं, आई थिंक दैट्स द ब्यूटी यार, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। और मुझे लगा कि ये मजे की कॉन्वर्सेशन थी। बाकी कमेंट सेक्शन से हमें पता चल जाएगा लोगों ने इस कॉन्वर्सेशन को कैसा एंजॉय किया। ख्वातीन और हज़रात, आपके फीडबैक का मुझे और उस्मान को बेसब्री से इंतजार रहेगा। और आपने बिल्कुल अपना हाथ नहीं रोकना, आपने उस्मान की जितनी तारीफें करनी है करें। आप ये जरूर कहें कि ये वीडियो आप सिर्फ उस्मान के लिए देख रहे हैं और उस्मान बहुत हैंडसम है, और जरूर पूछें कि उस्मान सिंगल है या नहीं। मुझे बिल्कुल इस बात से कोई मुझे रत्ती भर भी तकलीफ या परेशानी नहीं होती, बल्कि मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं अपने दोस्त को लेके बड़ा प्राउड महसूस करता हूँ। एंड नथिंग मेक्स मी मोर हैप्पी देन सीइंग कमेंट्स दैट आर प्रेजिंग उस्मान। सो मैं चाहूंगा कि प्लीज आप उस्मान को इसी तरह से, बल्कि इससे ज्यादा प्यार हमको यार, भेजते हमारी रहें। कॉन्वर्सेशन को, हमारी जोड़ी को हसन, मतलब अरे मुझे उस्मान को बुलाओगे, भेजें फोन यार। कैमरा तो मुझे रुलाओगे इतना प्यार देख। अरे तेरे तवस्सुत से हम तक भी थोड़ा सा ट्रिकल डाउन कर ही जाएगा प्यार यार। तुझे तो आए ना प्यार। हसन बहुत बड़ा दिल है यार तुम्हारा। ठीक है ख्वातीन और हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं और उस्मान इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। थैंक यू एवरीवन।